तो हेलो क्लास 9 के स्टूडेंट्स, वेलकम टू संकल्प बैच। आज का वीडियो वन शॉट होने वाला है चैप्टर 9 के पूरे एटॉमिक फाउंडेशन ऑफ मैटर। अब देखो सिंपल सी बात है, जो बच्चे चैप्टर 8 पढ़े होंगे, चैप्टर 8 का भी वन शॉट मैंने डाल लिया था, जर्नी इनसाइड एटम का। अब जर्नी इनसाइड एटम में आपने क्या चीजें पढ़ी थी वो पहले मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ कि जर्नी इनसाइड एटम में आपने एटम के पार्टिकल्स को पढ़ा था। ठीक है, पहले आपने पढ़ा था कि एटम कैसे बना था, एटम की खोज किसने की थी, ठीक है, एटम के बारे में। फिर उसके बाद जब एटम के अंदर जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं उनकी डिस्कवरी के बारे में पढ़ा था, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, उनके बारे में पढ़ने के बाद हम लोग डिटेल तरीके से समझे थे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, उन सबकी पोजीशनिंग क्या होती है एटम के अंदर वो कैसे रहते हैं, क्या करते हैं, कैसे एटॉमिक स्टेबिलिटी को मेंटेन किया जाता है। इन सारी चीज़ों को हमने चैप्टर 8 में पढ़ रखा था। अब चैप्टर 9 में जो चैप्टर 9 है आपका एटॉमिक फाउंडेशन ऑफ मैटर, इसमें हम समझेंगे कि जो आपका मैटर होता है, जो बड़े बड़े आप मैटर देखते हो, हर चीज जो आप देख सकते हो उसको मैटर बोला जाता है। अब उस मैटर में आपका एटम कैसे काम कर रहा है, तो ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। हो सकता है चैप्टर 8 जिसने नहीं पढ़ा है उसको चैप्टर 9 आने में दिक्कत आएगी, तो ये कंफ्यूजन मैं एकदम क्लियर कर देने वाला हूं कि ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपने चैप्टर 8 जर्नी इनसाइड एटम नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, आपको मोटा मोटा चीजों का जो आइडिया होना चाहिए। चैप्टर 8 में जो चीजें हमने पढ़ी थी वो चैप्टर 9 में भी पढ़ाने वाला हूं। ठीक है, तो सिंपल सी बात ये है कि जिसने अभी जर्नी इनसाइड एटम भी नहीं पढ़ रखा है वो भी पहले इस लेक्चर को देख सकता है, उसके बाद जर्नी इनसाइड एटम को खत्म कर सकता है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि जो हमने फिजिकल और केमिकल चेंजेस के बारे में पढ़ा था। देखो जो मैटर वाला चैप्टर था, उस चैप्टर में हमने एक चीज पढ़ रखी थी कि भैया दो तरीके के चेंजेस होते हैं हमारे, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। अब दो चेंजेस के बारे में हमने पढ़ रखा था कि फिजिकल चेंजेस में क्या क्या चीजें होती हैं, केमिकल चेंजेस में क्या क्या चीजें होती हैं। तो आज इन दोनों के बारे में हम डिटेल तरीके से पढ़ने वाले हैं। डिटेल तरीके से कैसे कि सर, डिटेल तरीके से आप जो चीजें हम देखते हैं, जो चीजें हम सिंपली ऑब्जर्व करते हैं, जो चीजें हम फिजिकल चेंजेस के थ्रू हो सकता है या केमिकल चेंजेस के थ्रू ऑब्जर्व करते हैं, उसके अंदर की जो फाउंडेशन पार्ट है कि भैया कैसे एटम आपसे मिलकर जाकर केमिकल रिएक्ट कर रहा है, एटम कैसे रिएक्शन दे रहा है, क्यों एटम रिएक्शन कर रहा है, यहां पर एटम क्यों रिएक्ट नहीं कर रहा है, और एटम रिएक्ट करने के बाद जो मॉलिक्यूल बना रहा है, जो कंपाउंड बना रहा है वो कैसा है, उसके अंदर एटम कैसे रहने वाला। तो उन सारी चीजों को आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि कुछ चीजों के बारे में, जैसे इस वाटर होता है, जो आपने पानी होता है, वाटर फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस आइडेंटिकल होते हैं क्या? मतलब कि अलग अलग सोर्सेस से आपने पानी लिया। मान लो आपने टैप वाटर, आपके घर में जो नल का पानी आता है उसको लिया, ठीक है, पहाड़ से गिरने वाले पानी को आपने ले लिया, ग्लेशियर से पिघलने वाले पानी को ले लिया, क्या वो सब आइडेंटिकल है? क्योंकि है तो वो वाटर ही, भले ही दूसरे दूसरे सोर्सेस से आ रहे हैं, क्या वो आइडेंटिकल है? बट उसको केमिस्ट्री की भाषा में क्या बोला जाता है कि केमिकली, यस, केमिकली दे आर ऑलवेज H2O। केमिकली वो H2O ही है, भले ही आपका घर का पानी हो, भले ही बाहर का पानी हो, भले ही ग्लेशियर से पिघला हुआ पानी हो, पहाड़ से निकला हुआ पानी हो, समुद्र का पानी हो, कहीं का भी पानी हो, टेक्निकली अगर केमिस्ट्री की भाषा में बोला जाए तो वो पानी H2O ही कहलाएगा। ठीक है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की बात करते हैं। O जो है ये है ऑक्सीजन एटम, ठीक है, और जो ये O2 है, जब इसमें दो ऑक्सीजन के एटम मिलकर कंपाउंड बना देते हैं तो ये बन जाता है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। इसको हम ऑक्सीजन गैस भी बोलते हैं, इसको हम ऑक्सीजन गैस भी बोलते हैं। वन इज सिंगल एटम एंड द अदर इज स्टेबल मॉलिक्यूल। तो क्या कहने का मतलब है सर, एक आपका जो सिंगल एटम था ये स्टेबल नहीं था, बट वहीं अगर आप O2 लेते हो तो ये स्टेबिलिटी दिखा देता है। किस लिए दिखाता है, इस चीज को आज हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ऐसे ही आपने एक चीज समझा होगा कि जो सॉल्ट वाटर होता है, जो आपका पानी होता है, जो सिंपल अगर आप पानी में कंडक्ट कराओगे, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाने की चाहोगे तो नहीं होगा, लेकिन अभी उसी पानी में थोड़ा सा नमक का मिक्सचर हो, थोड़ा सा नमक का इंप्योरिटी हो, तो वाटर वो क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाने लगता है। ये क्यों होता है सर, इसको भी आज हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो गोल क्या रहने वाला है, टू चेक इफ मास रिमेन्स अनचेंज ड्यूरिंग फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। सबसे पहले हम लोग समझने वाले हैं कि फिजिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस में जो मास होता है वो कैसे रिमेन, सिंपली जो मास आपने पढ़ा होगा, जो मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल्स टू मास ऑफ प्रोडक्ट, ये कैसे होता है, वो चीजों को भी आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो बेसिकली आज हम लोग जो एटॉमिक फाउंडेशन, जैसा कि चैप्टर का नाम ही बता रहा है कि एटॉमिक फाउंडेशन ऑफ मैटर के बारे में आज हम लोग बहुत ही ज्यादा खुल के डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, उससे पहले मैं प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स की बात कर लेता हूं। प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स की, तो एलिमेंट्स क्या कहता है कि एलिमेंट्स लूज देयर इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज व्हेन दे फॉर्म अ कंपाउंड। तो
जो कंपाउंड होता है, जो आपका एलिमेंट होता है, जो आपका कंपाउंड होता है, वो दो या दो से ज्यादा एटम से मिलकर बनता है, या दो से ज्यादा एलिमेंट से मिलकर बनता है। अब जब एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं मॉलिक्यूल फॉर्म करने के लिए या कंपाउंड फॉर्म करने के लिए, तो वो जो अपनी प्रॉपर्टी होती है, जो उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज होती है, वो अपने आप को, अपनी केमिकल प्रॉपर्टीज को वहीं पर छोड़कर चले आते हैं। जैसे जैसे मान लो हम हाइड्रोजन H2O का एग्जांपल लेते हैं, वाटर का एग्जांपल लेते हैं। अब वाटर किन किन चीजों से बना है? हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से। जैसे दिख रहा है आपको, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना है। हाइड्रोजन का प्रॉपर्टी ये होता है कि अ गैस दैट इज हाईली कंबस्टेबल, मतलब कि ये गैस ऐसी गैस है कि बहुत जल्दी ज्वलनशील गैस है, बहुत जल्दी आग पकड़ती है। ठीक है। ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी के बारे में बात करें तो ऑक्सीजन एक ऐसी गैस है जो कि कंबशन में हेल्प करती है। अगर ऑक्सीजन जहीं प्रेजेंट नहीं है तो वहां पर वो चीज जलेगी नहीं, वहां पर कंबशन परफॉर्म नहीं होगा। तो जब ये दोनों मिलेंगे तो क्या बन रहा है? ये दोनों बनने के बाद वाटर बन रहा है। लेकिन आपको पता है कि वाटर की एक केमिकल प्रॉपर्टी होती है कि ये कभी भी कंबशन को सपोर्ट नहीं करता है। सर, जिससे दो चीजों से मिलकर बना है वो तो बहुत तगड़े दोस्त हैं, कंबशन के बहुत तगड़े दोस्त हैं आग के। लेकिन जो मिल के बना है, क्या वो कंबशन का सपोर्ट करने वाला है? तो आप कहोगे नहीं। तो क्या आपने देखा कि इसकी एक अलग केमिकल प्रॉपर्टी थी, इसकी एक अलग केमिकल प्रॉपर्टी थी, लेकिन जब ये एलिमेंट दोनों मिलकर एक कंपाउंड का फॉर्मेशन किए, कंपाउंड बोले तो वाटर, जब वाटर का फॉर्मेशन किए, तब तब जो इन दोनों की केमिकल प्रॉपर्टीज थी वो कहीं ना कहीं इससे अलग थी। तो मतलब इन दोनों ने अपना केमिकल प्रॉपर्टीज को वहीं पर छोड़ दिया। ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि एलिमेंट्स लूज देयर इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज, एलिमेंट्स अपने इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज को लूज कर देते हैं जब वो कंपाउंड बनाते हैं। सिंपल सी कहने की बात यह है, एग्जांपल के थ्रू मैंने समझा दिया। नेक्स्ट, आपकी एनसीईआरटी में एक्सरसाइज 9.1 दे रखा है। अब हम सारी एक्सरसाइजेस को क्यों पढ़ रहे हैं सर? सारे एक्सरसाइजेस को इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि सीबीएसई ने एक नया बर्डन थोप दिया आपके ऊपर, सीबीक्यूज वाला, केस बेस्ड क्वेश्चन या कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन। और देखा गया है पिछले 3 साल से सीबीएसई केस बेस्ड क्वेश्चन, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन पूछ रही है, और मोस्ट ऑफ द कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आपकी एक्टिविटीज से आ रही है, एनसीईआरटी की एक्टिविटीज से आ रही है। क्लास 10th में भी देखा गया है, क्लास 9th में भी देखा गया। तो एक्टिविटीज को पढ़ना बहुत जरूरी है। बेसिकली हम पूरी क्लास 9th की जो एनसीईआरटी है उसको पढ़ रहे हैं। तो एक्टिविटी 9.1 क्या कहती है कि भैया किसी फिजिकल चेंज को आप परफॉर्म करो, फिजिकल चेंज को परफॉर्म करो, उसके बाद उसकी ऑब्जर्व करो, उसकी ऑब्जर्वेटरी देखो कि क्या क्या चीजें शो करता है। तो एक्सपेरिमेंट हमारा सिंपल सा ये है कि डिसॉल्विंग कॉमन सॉल्ट इन वाटर, मतलब हम सिंपली एक पानी ले रहे हैं, नमक ले रहे हैं और दोनों को डिसॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, कर दिया। प्रोसीजर मतलब कैसे करना है तो वे अ बीकर विद वाटर एंड स्पैटुला ऑफ सॉल्ट सेपरेटली। अब देखो, बीकर विद वाटर ले लिया, ठीक है, बीकर विद वाटर मतलब एक ग्लास में पानी ले लिया, एक बीकर में पानी ले लिया, ठीक है, उसको वेट करो, उसका वजन करो, ठीक है। फिर उसके बाद आपने एक स्पैचुला ऑफ सॉल्ट लिया, मतलब स्पैचुला केमिस्ट्री लैब में चम्मच को बोला जाता है। तो एक चम्मच ले लिया सॉल्ट का, नमक का एक सॉल्ट चम्मच ले लिया और उसका भी वेट किया, ठीक है। आपने उसका भी वेट किया, इसका भी वेट किया, अलग अलग दोनों का सेपरेटली वेट कर दिया। ठीक है सर, आगे बताओ, आगे क्या है कि मिक्स द सॉल्ट इनटू द वाटर अंटिल इट डिसॉल्व। तो अब क्या करो, जो आपने चम्मच में नमक लिया था उसको पानी में डाल दो और मिक्स करो तब तक जब तक वो डिसॉल्व नहीं होता है। तो आपने फिर उसके बाद करने के बाद जैसे डिसॉल्व होता है, आपने उस पूरे सॉल्यूशन का, जो पानी और नमक का आपने सॉल्यूशन बनाया है, उस सॉल्यूशन का फिर से वेट करो, उस सॉल्यूशन का फिर वेट करो। ठीक है, कैसे सर मैं बताता हूं। मान लो आपने पानी लिया, ठीक है, वाटर, और आपने यहां पर नमक लिया, सॉल्ट, ठीक, सॉल्ट। मान लो वाटर आपने 100 ग्राम्स लिया, 100 ग्राम वाटर लिया और 10 ग्राम नमक लिया, ठीक। आपने इन दोनों को क्या किया, डिसॉल्व किया, इन दोनों को आपने ऐड किया, डिसॉल्व किया। जैसे डिसॉल्व किया तो आपके पास क्या एक सॉल्यूशन बनकर आया, हाँ सर, एक सॉल्यूशन बनकर आया है हमारे पास। अब जैसे ही वो सॉल्यूशन आएगा, आपको उस सॉल्यूशन का वेट कितना दिखेगा, 110 ग्राम्स, 110 ग्राम्स। तो सिंपल सी कहने की बात यह है कि रिजल्ट क्या समझ में आया कि जो मास ऑफ सॉल्यूशन होगा, जो आपने सॉल्यूशन का मास होगा, वो मास ऑफ वाटर और मास ऑफ सॉल्ट को ऐड करके होगा। मतलब जितना सॉल्ट का मास है और जितना वाटर का मास है, जब दोनों को ऐड किया जाएगा तो उतना ही मास ऑफ सॉल्यूशन
बनकर आपका रेडी हो जाएगा। क्या आपको ये बात समझ में आई? तो यहां से हमने एक कंक्लूजन ये निकाला कि देयर इज नो चेंज इन मास ड्यूरिंग अ फिजिकल चेंज। हमने एक तरीके से फिजिकल चेंज कराया। फिजिकल चेंज में क्या मास चेंज होता है? नहीं हुआ। ये हमने इस एक्टिविटी से पता कर लिया। ठीक है सर। अब बात करते हैं, ये देखो वही चीज है, ये थोड़ा सा एआई इलस्ट्रेटिव है। सेकंड एक्टिविटी के बारे में बात करते हैं। पहले एक्टिविटी में हमने क्या किया था? फिजिकल चेंज को ऑब्जर्व किया था। अब हम केमिकल चेंजेस को ऑब्जर्व करते हैं। केमिकल चेंज में क्या ऑब्जर्व करते हैं? सबसे पहले केमिकल चेंज भी हम दो तरीके से, एक को क्लोज्ड सिस्टम की जो गैसेस हैं, जो आपके प्रोडक्ट्स हैं, वो सब अंदर ही अंदर रहे, उसको तो हम बोलते हैं क्लोज्ड सिस्टम। लेकिन हमने यहां पर क्या लिया है? ओपन सिस्टम। मतलब कि यहां पर जो गैसेस हैं, हमने यहां पर क्या लिया है? ओपन सिस्टम। मतलब यहां पर जो गैसेस हैं आपकी, यहां पर जो आपके अंदर जितने भी आपने रिएक्टेंट, जितने भी प्रोडक्ट डाल रखा है, वो एक तरीके से ओपन रहेंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि रिएक्टेंट और रिएक्शन होने के बाद हमने सारी चीजों को स्टोर करके रखा है। ठीक है, तो हम पहले ओपन सिस्टम की बात करते हैं। हम यहां पर रिएक्शन करवाएंगे विनेगर और बेकिंग सोडा का। विनेगर और बेकिंग सोडा का जब हम लोग रिएक्शन करवाते हैं तो हमें एक चीज मिलती है, क्या? कि CO2 गैस, सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है और बहुत सारे अलग से सब्सटेंसेस मिलते हैं। ये तो थी हमारी रिएक्शन। अब इसको प्रोसीड करवाते हैं। कब प्रोसीड करवाने के लिए क्या कर रहे हैं? सबसे पहले हम बेकिंग सोडा लेते हैं और उसको विनेगर के फ्लास्क में डायरेक्टली ऐड कर देते हैं। डायरेक्टली हम विनेगर के फ्लास्क में ऐड कर देते हैं। एक फ्लास्क विनेगर लिया और हमने उसमें बेकिंग सोडा डाल दिया। ठीक, हमने क्या ऑब्जर्व किया वहां पर? हमने क्या ऑब्जर्व किया? जैसे आप देखोगे यहां पर, जैसे ये आपका विनेगर था, दिस वॉज योर विनेगर। ठीक है, दिस वॉज योर विनेगर। आपने ऊपर से बेकिंग सोडा डाला। आपने जैसे इसके ऊपर बेकिंग सोडा डाला, आपने एक चीज ऑब्जर्व की होगी, क्या? कि इसमें बबल्स उठने लगे। इसमें बबल्स उठने लगे और दो बबल्स होते हैं, दो बबल्स हैं, वो बेसिकली कौन से गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। मतलब CO2 गैस के बबल्स यहां से उठने लगे जैसे ही आपने विनेगर में अपना बेकिंग सोडा डाला। ठीक है, जैसे ही आपने बेकिंग सोडा को विनेगर में डाला, तो व्हाट यू हैव ऑब्जर्व दैट बबल्स ऑफ CO2 आर फॉर्म्ड एंड एस्केप इनटू द एयर। मतलब कि जो बबल्स है CO2 के, वो फॉर्म होना स्टार्ट हो गए और वो सीधा उड़ना चालू हो गए एयर में, मतलब हवा में उड़ना चालू हो गए। तो फाइनल रीडिंग आपने क्या देखी वहां पर भी आपने क्या किया? दोनों का मास लिया। मान लो इसका भी, विनेगर का भी कुछ मास होगा। ठीक है, आपने विनेगर जो ऐड किया वो भी कुछ मास होगा। आपने जो यहां पर बेकिंग सोडा ऐड किया है, जो आपने यहां पर बेकिंग सोडा है, उसका भी कुछ मास लिया। बेकिंग सोडा का भी कुछ मास ले लिया। अब जो मास ऑफ कंजर्वेशन, लॉ ऑफ मास ऑफ कंजर्वेशन कहता है, वो तो ये कहता है कि सर आपका रिएक्शन हुआ यहां पर विनेगर और बेकिंग सोडा का। जैसे ही आपका रिएक्शन हुआ तो क्या होगा? इसके मास को और इसके मास को जब ऐड करेंगे, वही आपका जो प्रोडक्ट बन मिलकर आएगा। मतलब जो आपने प्रोडक्ट बनाया वही उसका मास होगा। लेकिन आप यहां पर क्या ऑब्जर्व करते हो? यहां पर ऑब्जर्व ये करते हो, मान लो आपने विनेगर 100 ग्राम लिया, फिर से वही बात, 100 ग्राम विनेगर लिया और 10 ग्राम आपने बेकिंग सोडा लिया। ठीक है, तो आप तो ये उम्मीद में बैठे थे कि जो प्रोडक्ट बनेगा वो 110 ग्राम का बनेगा, 110 ग्राम का बनेगा। लेकिन यहां पर आपको ऑब्जर्व क्या होता है कि सर जो आपका ये प्रोडक्ट बना है, ये 110 ग्राम का नहीं बना है। ये 110 ग्राम का नहीं बना है। क्यों नहीं बना है? क्योंकि सर हमने जो सिस्टम लिया था, दिस वॉज अ ओपन सिस्टम। दिस वॉज अ ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम कहने का मतलब यह है कि जो गैस आपने बनाई थी बाद में, CO2 वाली गैस, ये CO2 वाली गैस तो एस्केप कर गई। CO2 वाली गैस तो बाहर निकल गई एयर में, और एयर में निकलने के बाद इसका कुछ मास CO2 के फॉर्म में बाहर निकल गया। तो जो आपका मास बनेगा, जो आपका प्रोडक्ट का मास बनेगा, दिस वॉज नॉट योर प्रोडक्ट मास। तो जो आपका प्रोडक्ट मास बनेगा वो हमेशा 110 ग्राम से कम ही रहेगा। 110 ग्राम से, सॉरी, 110 ग्राम से कम ही रहेगा। ठीक है, तो आपने ये चीज समझ ली, ओपन सिस्टम वाली बात समझ ली। तो ओपन सिस्टम में हमने क्या क्या देखा कि द वेट ऑफ द स्केल डिक्रीजेस, वेट ऑफ द स्केल डिक्रीजेस। वेट क्या होता है? डिक्रीज होता है। क्यों डिक्रीज हो जाता है सर? बिकॉज द गैस वॉज एस्केप्ड। ठीक है, ये तो रही सर ओपन सिस्टम की बात। अब ठीक है सर, आपने ओपन सिस्टम की बात कर ली, एक क्लोज्ड सिस्टम बनाकर दिखाओ। क्लोज्ड सिस्टम में क्या होता है? आपने क्लोज्ड सिस्टम में, मतलब जो आपकी गैस बाहर निकल रही थी पहले वाले में, अब गैस बाहर मत निकलने दो। गैस बाहर मत निकलने दो, उसके लिए मैंने क्या किया? बस जो आपका फ्लास्क है उसके ऊपर बलून लगा दिया। अब क्या होगा? मानकर चलो आपने फिर से 100 ग्राम्स ऑफ विनेगर लिया था और 10 ग्राम्स ऑफ बेकिंग सोडा लिया था। ठीक है, और आपने ऊपर बलून लगा दिया।
आपने इस फ्लास्क के ऊपर बलून लगा दिया, तब क्या होगा, जैसे ही ये दोनों रिएक्शन करेंगी तो आपकी जो CO2 गैस वाली बबल्स बन रही है, जो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड वाली गैस बनेगी, वो बाहर तो निकलेगी इस फ्लास्क के, लेकिन कहां स्टोर हो जाएगी, इस बलून में जाकर स्टोर हो जाएगी। तो जैसे ही इस बलून में जाकर स्टोर हो जाएगी, तो आप जब इस पूरे सिस्टम का मास कैलकुलेट करने जाओगे, तब आपको मास क्या निकल कर आएगा, 110 ग्राम। तब आप क्या कहोगे कि सर जितना मास आपने प्रोडक्ट जो रिएक्टेंट्स का लिया था उतना ही मास आपका प्रोडक्ट का निकल गया। क्यों निकल गया, क्योंकि आपने जितने भी प्रोडक्ट बनाए सबको स्टोर करके रखा है क्लोज सिस्टम के अंदर, और जैसे ही आपने एक स्टोर करके रखा क्लोज सिस्टम के अंदर, तब आपको यह पता चला कि जो आपका मास ऑफ रिएक्टेंट्स था वही मास ऑफ प्रोडक्ट के इक्वल आकर आ गया। तो आई थिंक तुमको ये जो ओपन सिस्टम और क्लोज सिस्टम वाली बात है ये समझ में आ गई। ठीक है सर, ये सब कुछ समझ में आ गया। आपने ये 3 एक्टिविटीज दिखाई हमको। सबसे पहले वो वाटर और नमक वाला सिस्टम दिखाया, फिर उसके बाद विनेगर और ये बेकिंग सोडा वाला दिखाया, ओपन सिस्टम, और फिर क्लोज सिस्टम। इन सब का मतलब क्या है, इन सब का कंक्लूजन क्या है? इन सब का कंक्लूजन बेटा एक ये कहता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है कि मास इज नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग अ फिजिकल और केमिकल चेंज। मतलब जो मास होता है आपका, वो ना तो डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, ना तो अलग से कोई मास पैदा किया जा सकता है। ठीक है, ना तो अलग से कोई मास पैदा होगा, ना तो जो पहले से मास था वो डिस्ट्रॉय हो पाएगा। मास आपका सेम ही रहेगा, भले ही आप फिजिकल चेंज करा रहे हो, भले ही आप केमिकल चेंज करा रहे हो, कोई भी चेंजेस करवा रहे हो, आपका जो मास रहेगा वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, अनटिल एंड अनलेस आप उस सारे मासेस को बचा के रखो। ऐसा नहीं है कि आपने यहां पर वैसे ही वो विनेगर और सोडा डाल, विनेगर और ये बेकिंग सोडा डाल दिया, उसके बाद छोड़ दिया, बोला यहां पर सब मास कम हो गया। ऐसा नहीं है। क्यों क्यों मास कम हो गया? क्योंकि आपकी जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बबल्स के फॉर्म में आपके एयर में जाकर मिल चुकी है। तो मतलब कहीं ना कहीं मास बाहर निकल गया है। लेकिन जैसे ही उस मास को आप स्टोर करके रखोगे तो आप ये देखोगे कि जितना मास आपने पहले लगाया था, विनेगर का जितना मास था, आपका सोडा का जितना मास था, उतना ही मास बाद में जो आपका सोल्यूशन बनेगा, मास में जो आपका रिएक्ट प्रोडक्ट बनेगा, उतना ही मास उसका रहने वाला है। तो ये सिंपली आपकी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहती है कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड, मास को बनाया नहीं जा सकता है या मास को डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। मास हमेशा कांस्टेंट रहता है अनटिल अनलेस आप रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स को एक साथ मिलाकर रखो। ठीक है, इक्वेशन की बात कर लें तो इक्वेशन क्या है कि टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट, जितना मास ऑफ रिएक्टेंट्स का लोगे, रिएक्टेंट्स इन द केस अगर हम एक्टिविटी 9.2 की बात करें तो उसमें क्या कर रहा था, रिएक्टेंट्स आपके क्या थे, विनेगर और बेकिंग सोडा। ठीक है, रिएक्टेंट अगर हम लोग एक्टिविटी 9.1 की बात करते हैं तो वहां पर रिएक्टेंट क्या थे, आपका वाटर और आपका कॉमन सॉल्ट। ठीक है, तो जितना मास आप रिएक्टेंट लोगे उतना ही आपका प्रोडक्ट का मास रहने वाला है। मास वापस से कुछ मास ऐड नहीं होगा या वापस से कुछ मास गायब नहीं होगा अनटिल अनलेस सिस्टम आपका क्लोज रहेगा। तो ठीक है, एक्सपेरिमेंटल नोट, अ स्मॉल डिफरेंस ऑफ +-1 देखा जा सकता है। +-1 का देखा जा सकता है यार, +-1 19-20, थोड़ा सा 19-20 आप देख सकते हो। 110 ग्राम का हो गया 109.5 ग्राम। ठीक है, तो हो सकता है कुछ गैस आपकी स्केप हो गई हो, बलून जैसे आपने बलून लगाया उसके बाद कुछ एस्केप हो गई हो। ठीक है, तो इन सारी चीजों का थोड़ा बहुत एक्सपेरिमेंटल नोट हो सकता है, एक्सपेरिमेंटल डिफरेंस हो सकता है, लेकिन बहुत बड़ा डिफरेंस आपने देखने को नहीं मिलेगा। तो बेटा देखो, इस चैप्टर में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इस चीज को आप गांठ बांध कर रख लो, इसको मैं बार बार स्टार लगा रहा हूं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को समझाने के लिए ही, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को समझाने के लिए मैं पिछले तीन एक्टिविटीज को आपको समझा रहा हूं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है, सिंपली इसकी मेन हेडिंग जो होती है कि व्हाट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो उसमें आप क्या लिखने वाले हो, सिंपली डेफिनेशन आप लिख कर आओगे कि मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ये क्लास 8, क्लास 7, क्लास 6 से पढ़ते हुए चले आ रहे हो। ठीक है, इसका एक्सपेरिमेंटल थिंग आपने 9.1 में देख लिया, 9.2 में देख लिया, आपने 9.3 में देख लिया। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल जो कंक्लूजन होता है वो आपने इसमें से सारी एक्टिविटीज में देख लिया। डेफिनेशन आपके ऊपर है कि मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। वाले केमिकल रिएक्शन हो, फिजिकल में तो वैसे भी चेंजेस नहीं होते, फिजिकल में तो वैसे भी मास का कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिलता, लेकिन केमिकल की बात करें तो केमिकल में भी कोई मास डिफरेंस नहीं देखने को मिलता है अनटिल अनलेस आप सारी चीजों को प्रिजर्व करके नहीं रखते हो, आप क्लोज सिस्टम नहीं रखते हो। तो प्रिंसिपल क्या होता है, सिंपली द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड इन द रिएक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स। तो जितना मास रिएक्टेंट्स का होता है उतना ही मास आपका प्रोडक्ट का होने वाला है। ठीक है, अब इसकी हिस्ट्री, ये लॉ किसने दिया था? ये लॉ सिंपली लेवॉइजर ने दिया था, एंड जिसका पूरा नाम था एंटोनी लेवॉइजर।
ठीक है, एंटोनी लावॉइजर, और ये 1789 में इन्होंने दिया था। 1789 में इन्होंने ये बात बोल दी थी कि मास को जो आप यूज कर रहे हो रिएक्शन में, भले केमिकल रिएक्शन हो या फिजिकल रिएक्शन हो, कुछ भी रिएक्शन हो, जो मास आप यूज करोगे वही मास रहेगा। मास को बनाया नहीं जा सकता, एक्स्ट्रा कोई मास जाकर उसमें ऐड नहीं होगा, या जो मास आपका है वो गायब नहीं होगा। मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो जो लेवॉइजर का कोट था वो ऐसा ही कुछ था, उन्होंने किस भाषा में बोला था, ठीक है। अब लेवॉइजर का इंपॉर्टेंस क्या है, इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न, ये सब छोड़ो। मास कहने का मतलब ये है, जो सिंपल सिंपल सी चीज है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के बारे में आपने पढ़ा, किसने दिया, लेवॉइजर ने दिया। कब दिया, 1789 में। इसकी डेफिनेशन आपको पता है कि भैया, डेफिनेशन हमें पता है कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है। तो ये हमारे लेवॉइजर साहब थे। लेवॉइजर साहब के बाद जो एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन करने के लिए आए, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन पहले ही हो रखा था, बहुत सारे एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन बाद में भी हुए। तो एक्टिविटी 9.3 में जो एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन हमने करा था, क्लोज सिस्टम, सॉरी 9.2 में हमने कर रखा था ना, ओपन सिस्टम क्लोज सिस्टम, उस चीज को थोड़ा सा और एक्सटेंड किया। यहाँ पर दो सिस्टम और लिए, दो रिएक्टेंट्स और लिए, नए नए रिएक्टेंट, सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन लिया एक दूसरे फ्लास्क में, और एक फ्लास्क में हमने बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन लिया, ठीक है। दोनों को जब पहले वेट करके रख दिया, दोनों को वेट करने के बाद उन दोनों सॉल्यूशंस को, जो आपका फ्लास्क सॉल्यूशन था सोडियम सल्फेट वाला, और फ्लास्क बी सॉल्यूशन जो आपका बेरियम क्लोराइड वाला था, दोनों को मिक्स किया। मिक्स करने के बाद फिर उनके वेट किया, और जब उनका वेट देखा गया तो वहां पर ये पता चला कि आपका जो मास है वो दोनों सेम रहने वाला है। जैसे यहां पर देखो, 25 ग्राम पहले था, 25 ग्राम बाद में रहा, ठीक है। तो आई थिंक तुमको ये वाली बात समझ में आ गई होगी। मैथमेटिकल एग्जांपल्स में बहुत सारे एग्जांपल मैथमेटिकली दिए गए। मैथमेटिकली कैसे, कि भैया अलग अलग वेटेज के अलग अलग वेटेज दिए गए, ठीक है, अलग अलग। जैसे मान लो आपका सॉल्विंग मास कंजर्वेशन प्रॉब्लम्स, सॉल्विंग जो मास कंजर्वेशन के जो प्रॉब्लम्स है, जिसमें रिएक्शन आपने लिया कैल्शियम कार्बोनेट प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। यहाँ पर CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट और हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl आपने लिया। ये जब दोनों रिएक्ट करते हैं तब आपका क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और कैल्शियम क्लोराइड। ये तो कॉमन रिएक्शन है, ये तो कॉमन रिएक्शन है। इसमें मैथमेटिक्स कहां से आ गई? ये तो आपकी कॉमन रिएक्शन थी कि भैया कैल्शियम कार्बोनेट और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब रिएक्ट करता है तब आपका कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और कैल्शियम क्लोराइड बनाता है। लेकिन इसमें मैथमेटिक्स कहां से आ गई? तो मैथमेटिक्स में आपने सिंपली जो रिएक्टेंट्स है इनको अलग अलग जोड़ा। जैसे आपने एक मॉलिक्यूल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट लिया, ठीक है, वो लगभग 4 ग्राम का था, ठीक है। फिर जो आपने एसिड लिया वो 2.92 ग्राम का था, 2.92 ग्राम का था, ठीक है। जब इसको आपने जोड़ा तो टोटल मास जो आपका रिएक्टेंट का निकला वो 6.92 ग्राम्स निकला, 6.92 ग्राम्स निकला। तो मतलब इसको और इसको जोड़ने के बाद आपका जो मास निकला, एक एक एलिमेंट, एक एक कंपाउंड की बात कर रहा हूं मैं, एक एक कंपाउंड जब आपने जोड़ा तो ये हो गया 6.92 ग्राम्स, ठीक है, 6.92 ग्राम्स, ठीक है। फिर प्रोडक्ट्स को देख लेते हैं। अब प्रोडक्ट्स इस रिएक्शन में क्या क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है और कैल्शियम क्लोराइड है, ठीक है सर। आपका जो गैस है वो 1.76 ग्राम है, गैस के तौर पे क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड होगा। तो जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड है वो 1.6 ग्राम, 0.72 ग्राम आपका वाटर निकलता है, इतना आपका वाटर निकलता है। और जो 4.4 ग्राम है वो आपका सॉल्ट निकलता है, जिसको आप बोलते हो क्या, कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है। जब इन तीनों को ऐड किया गया तो जो आपका टोटल मास निकला वो 6.92 ग्राम निकला। मतलब एक केमिकली ये चीज प्रूव हो गई। केमिकल का जब केमिकल का अलग अलग मैथमेटिकल एग्जांपल, मैथमेटिकल वेट लिया गया, इससे भी ये चीज प्रूव हो गई कि जो रिएक्टेंट का मास था वही आपका प्रोडक्ट का मास हो गया। तो मास ऑफ जो आपका लॉ था, लॉ ऑफ मास ऑफ कंजर्वेशन, वो चीज जाकर यहां पर प्रूव हो गया। खैर प्रूफ तो बहुत पहले से हो गया था, बट हम एक्टिविटीज पे एक्टिविटीज कर रहे थे, हम चीजों पे चीजों कर रहे थे, ठीक है। जैसे 6.92 ग्राम दोनों का इक्वल हो गया। तो यहां से ये चीज पता चली कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है वो वेरीफाई हो चुका है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वेरीफाई हो चुका है कि भैया जो आपका रिएक्टेंट का मास था वही आपका प्रोडक्ट का मास हो गया, ठीक। अब एग्जाम्पल 9.2, अब एग्जाम्पल जो 9.2 हमने लिया था उसका एनालिसिस कर लेते हैं, उसका भी कर लेते हैं। कि जैसे मान लो आपका जो 12 ग्राम ऑफ कार्बन है वो 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड देता है, ठीक है। इफ मानकर चलो कि 12 ग्राम ऑफ कार्बन लिया, 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गिरे, तो 1 ग्राम ऑफ कार्बन कितना देगा, 44/12। देयरफॉर 2.4 ग्राम ऑफ कार्बन विल प्रोड्यूस एग्जैक्टली 8.8 ग्राम ऑफ CO2। ये तो सिंपली यूनिटरी मेथड है, इसको छोड़, ठीक है। अब यहां पर आपने दो चीजें पढ़ी, दो चीजें क्या पढ़ी, पहले तो आपने पढ़ा क्या कि भैया हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ा, ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन
कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक, ये चीज पढ़ ली, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब इस चैप्टर में एक दूसरा मास है, एक दूसरा लॉ है, सॉरी, दूसरा लॉ क्या है? वो लॉ है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन हमने, याद करो, जब चैप्टर पढ़ना स्टार्ट किया था, जब हमने चैप्टर पढ़ना स्टार्ट किया था तो हमने देखा था फिजिकल चेंजेस, केमिकल चेंजेस के बारे में। हमने बात की थी कि भैया हम इस पूरे चैप्टर में आपसे फिजिकल चेंजेस के बारे में बात करेंगे, ठीक है, फिजिकल चेंजेस के बारे में बात करेंगे, आपसे केमिकल चेंजेस के बारे में बात करेंगे। ये चीज हमने बात कर ली कि भैया फिजिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस। इसमें हमने वेरीफाई किया क्या कि भैया जो आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है, जिसको आप मैं लिख देता हूं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, एलसीएम। एलसीएम आपका वेरीफाई करके देखा। इसके लिए मैंने बहुत सारी एक्टिविटीज ली, ठीक है, बहुत सारी एक्टिविटीज करी हमने। इसमें हमने फिजिकल चेंज भी लिया, हमने केमिकल चेंज भी लिया। तो फिजिकल और केमिकल चेंजेस को वेरीफाई करके हमने जो एलसीएम था हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, इन चीज को वेरीफाई कर लिया। अब दूसरा जो लॉ है, पहला लॉ तो हमने निपटा लिया, अब इसके लिए हमने बहुत सारी एक्टिविटीज भी कर ली, इसकी डेफिनेशन भी पढ़ ली, इसका ये भी कर लिया कि भैया कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस मास को दिए, जिस इस लॉ को दिया था। तो आपने बोला कि लेवाइजर ने दिया था। कब दिया था? 1789 में। अब सेकंड मास की बात करते हैं, सेकंड लॉ की बात करते हैं, सॉरी। सेकंड लॉ क्या कहता है? लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या बताता है? ठीक है भैया, आपने एक मोटे मोटे तौर पे हमको ये सारी चीजें बता दी कि फिजिकल चेंजेस या केमिकल चेंजेस में जो मास होते हैं वो नहीं बदलते। मास की बात छोड़ो, अब ये बताओ, जो आपने दूसरा एग्जांपल लिया था, पहला एग्जांपल तो मैंने बता दिया। जब आपने चैप्टर स्टार्ट किया था तो आपने एक पहला एग्जांपल क्या लिया था कि मान लो जितना आप सॉल्ट लेते हो, जितना आप सॉल्ट लेते हो, जितना आप वाटर लेते हो, जब उन दोनों को डिसॉल्व करते हो तो उनका मास कहीं चेंज नहीं होता है। लेकिन 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 दूसरा जो एग्जांपल आपने लिया था, दूसरा एग्जांपल मैंने क्या लिया था कि याद करो, मैंने एक ओ ऑक्सीजन एटम लिया था, ऑक्सीजन एटम एंड O2, इन दोनों के बीच का डिफरेंस मैंने बताया था कि भैया ये एक मॉलिक्यूल है, ये एक मॉलिक्यूल है, और जो अगर स्टडी के हिसाब से देखा जाए या केमिस्ट्री के हिसाब से देखा जाए तो जो ये O2 है ये इससे ज्यादा स्टेबल है। O2 क्या? सिंपली ऑक्सीजन गैस। ऑक्सीजन गैस की जो स्टेबिलिटी है वो सिंगल नेसेंट ऑक्सीजन बोलते हैं इसको, नेसेंट ऑक्सीजन से ज्यादा है। क्यों है ये? क्यों है? ठीक है, और अगर ये स्टेबल है भी तो ये O2 ही क्यों स्टेबल है? O3 क्यों नहीं स्टेबल है? O3 हमने क्यों बनाया था? O3 क्यों नहीं स्टेबल है? या O4 स्टेबल क्यों नहीं? या सिर्फ O2 ही क्यों बन रहा है? ऐसे ही कार्बन और हाइड्रोजन के 4 एटम को जब जोड़ोगे तो ये आपकी मीथेन गैस बनेगी। दिस इज योर मीथेन गैस, जो आप सिंपली अपने क्या बोलते हैं सिलेंडर वगैरह में यूज करते हो, घर में आपके जो गैस आती है वो मीथेन गैस होती है। ठीक है, अब इस मीथेन गैस को जब आप देखोगे तो ये केमिकली बहुत ही ज्यादा स्टेबल होती है, अपने अंदर से रिएक्ट नहीं करती है केमिकल कि धीरे धीरे आपका सिलेंडर रखा हुआ है तो एक महीने में देखा आपका सिलेंडर ही अंदर से अंदर कुछ हो गया, वो अंदर अंदर कुछ रिएक्ट नहीं कर रही है। तो वाई दिस इज स्टेबल? और ये CH4 ही क्यों स्टेबल है? CH3 क्यों नहीं स्टेबल है? या CH2 क्यों नहीं स्टेबल है? CH4 कहां से स्टेबिलिटी आ गई? तो इस चीज को पता करने के लिए हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को पढ़ना स्टार्ट किया। इन सारी चीजों का, ये जो जितनी चीजें मैंने लिख रखी है, ये सारी चीजें आपको क्या आपका जो डिफाइन करती है वो डिफाइन करती है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन ही इन सारी चीजों का एक इजाद करता है। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन ही इन सब चीजों का एक्सप्लेनेशन देता है कि भैया ये CH4 क्यों स्टेबल है या O2 क्यों स्टेबल है, O क्यों नहीं स्टेबल है। तो इन सारी चीजों को लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन पढ़ता है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या होता है कि फिक्स्ड रेशियोज, यहां पर तुम समझते हो फिक्स्ड रेशियोज इन विच कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड। मतलब जो आपका कंपाउंड होता है, जैसे मान लो आप हाइड्रोजन का एक एटम ले रहे हो तो इसको आप कंपाउंड बोलोगे? नहीं बोलोगे, इसको आप कंपाउंड नहीं बोलोगे। दिस इज योर एलिमेंट, याद रखो ये आपका एलिमेंट है। बट यहां पर आप हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल को ले रहे हो या H2O को ले रहे हो तो आप क्या कहोगे कि भाई ये एक कंपाउंड है, दिस इज योर कंपाउंड। ये क्या है? एक कंपाउंड है। तो जो कंपाउंड बनने के लिए आपकी जो एलिमेंट्स यूज हुए, यहां पर एलिमेंट्स कौन कौन से यूज हुए मैं पहले फिर से बता दे रहा हूं आपको। हाइड्रोजन लिया आपने तो दिस इज योर एलिमेंट, ये आपका एक एलिमेंट है। ठीक है, या आप ऑक्सीजन का एक एटम लेते हो तो दिस इज योर एलिमेंट, कि ये आपका एक एलिमेंट है। ठीक, बट
वहीं अगर मैं बात करता हूं H2O की, जो इन दोनों से मिलकर बना है, इन दोनों से मिलकर क्या बना आपका H2O, तो जो H2O है ये आपका एलिमेंट नहीं है, दिस इज योर कंपाउंड। तो आपने यहां पर ध्यान से क्या देखा कि भैया एक कंपाउंड को बनाने के लिए दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स का यूज हो सकता है, एक कंपाउंड को बनाने के लिए दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स का यूज हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। लेकिन जो ये एलिमेंट्स है, लेकिन जो ये एलिमेंट्स है ये किसी ना किसी रेशियो या किसी ना किसी प्रोपोर्शन में ऐड हुए हैं। मतलब कि H2O का एक मॉलिक्यूल बनाने के लिए या H2O का एक कंपाउंड बनाने के लिए आपने दो हाइड्रोजन यूज किया और एक ऑक्सीजन को यूज किया, किया कि नहीं किया? जैसे मैं यहां पर कार्बन लेता हूं, तो कार्बन अकेला क्या है? R1 अकेला एक एलिमेंट है, ठीक है। हाइड्रोजन अकेला क्या है? हाइड्रोजन अकेला एक एलिमेंट है, ठीक। कार्बन अकेला क्या है? एक एलिमेंट है। हाइड्रोजन अकेला क्या है? एलिमेंट। लेकिन इन दोनों को मिला दिया गया, तब क्या बनेगा? तब तो पता है, जाहिर सी बात है, दो या दो से ज्यादा एलिमेंट को जब आप मिलाओगे तब क्या बनेगा? कंपाउंड बनेगा, ठीक है। तो जब इन दोनों को मिला दिया तो मैंने एक CH4 का इजाद किया। अब ये सर भैया CH4 कहां से आया? छोड़ दो उसको। तुम ये बताओ कि जब इन दोनों का मिलाकर, इन दोनों एलिमेंट्स को जब मैंने मिलाया तो आपका CH4 बना, जिसको आप बोलते हो मीथेन, जिसको आप बोलते हो मीथेन। तो ये क्या है? मीथेन इज जस्ट अ कंपाउंड। दो एलिमेंट्स को आपने मिलाया तो यहां पर आपने क्या बनाया? कंपाउंड बनाया सर। यहां पर आपने क्या बनाया? कंपाउंड बनाया कि नहीं बनाया? तो आपने यहां पर देखा कि कंपाउंड बनाने के लिए, मतलब मीथेन बनाने के लिए आपने एक कार्बन का यूज किया और चार हाइड्रोजन का यूज किया, एक कार्बन का यूज किया और चार हाइड्रोजन का यूज किया। तब क्या आप इन दोनों एग्जाम्पल से एक कंक्लूजन ये निकाल सकते हो? क्या आप इन दोनों एग्जाम्पल से एक कंक्लूजन ये निकाल सकते हो कि किसी एक कंपाउंड को बनाने के लिए, फिर से बता रहा हूं, किसी एक कंपाउंड को बनाने के लिए आपको दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स की जरूरत पड़ती है और वो किसी ना किसी फिक्स्ड रेशियो में जरूरत पड़ती है? ऐसा तो है नहीं कि आपने दो हाइड्रोजन यूज किया, मैंने अपने मन से तीन ऑक्सीजन यूज कर लिया, वो कोई और एक कंपाउंड बन जाएगा। लेकिन एक स्टेबल कंपाउंड बनाने के लिए आपने दो एलिमेंट्स का यूज किया, दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स का यूज कर सकते हो, मैं यहां पे दो एलिमेंट्स यूज कर, दो एलिमेंट्स का फिक्स्ड रेशियो में आपने यूज किया। फिर दूसरे एग्जांपल की बात करो, ये आपने एक कंपाउंड बनाया, अब इस कंपाउंड को बनाने के लिए आपने दो एलिमेंट्स का यूज किया, बिल्कुल यूज किया, दो एलिमेंट्स का किसी फिक्स्ड रेशियो में यूज किया। तो आप क्या यहां पर बता सकते हो कि भैया हमेशा दो से ज्यादा एलिमेंट्स को जब आप एक फिक्स्ड रेशियो में डालोगे तब आपका एक स्टेबल कंपाउंड बाहर निकलकर आएगा? क्या मेरी बात से सब एग्री कर रहे हैं? और इसी स्टेबल कंपाउंड का बनना इन द फिक्स्ड रेशियो एक्सप्लेन्स लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। यही तो है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, बस सिंपल सी बात यही है। सीधा सा कहने का मतलब यह है कि लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन यही कहता है कि दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स को आप जब फिक्स्ड रेशियो में डालोगे या फिक्स्ड रेशियो में कंबाइन करोगे तब एक आपका स्टेबल कंपाउंड बाहर निकल कर आएगा, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड की। एक बात कर लेते हैं कार्बन। अब कार्बन अकेले को ले रहे हैं तो कार्बन अकेला क्या है? एलिमेंट है। कार्बन अकेला क्या है? एलिमेंट है। ऑक्सीजन अकेला क्या है? एलिमेंट है, ठीक है। ठीक। अब मैंने क्या किया? एक कार्बन को लिया और दो ऑक्सीजन को लिया, एक कार्बन को लिया और दो ऑक्सीजन को लिया, तो किसी ना किसी के रेशियो में लिया, और इन दोनों रेशियो को जब हमने मिला दिया, एक कार्बन दो ऑक्सीजन को, तब आपका CO2 बना। और ये क्या है? टेक्निकली ये है कंपाउंड। और कैसा कंपाउंड? ये स्टेबल कंपाउंड है। कार्बन डाइऑक्साइड खुद नहीं रिएक्ट करता है, कार्बन डाइऑक्साइड खुद रिएक्ट नहीं करता है। तो एक स्टेबल कंपाउंड बनाने के लिए आपने दो एलिमेंट्स का यूज किया और दो एलिमेंट्स को किस हिसाब से जोड़ा? एक फिक्स्ड रेशियो में, ठीक है। तो आई थिंक तुमको लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन का इससे अच्छा एक्सप्लेनेशन नहीं मिल सकता, ठीक है। तो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन का इतनी बड़ी थ्योरी को मैंने बस जस्ट तुमको तीन एग्जांपल्स में समझा दिया, ठीक है। अब लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को प्रपोज किसने किया था? दिया किसने था? जोसेफ लुइस प्रोस्ट ने, ठीक है। ये एक फ्रेंच केमिस्ट थे, फ्रेंच केमिस्ट मतलब फ्रांस के केमिस्ट थे, फ्रांस के केमिस्ट्री साइंटिस्ट थे, ठीक है, जिन्हों का नाम था जोसेफ लुइस प्राउस्ट। इन्होंने लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन दिया था, ठीक है। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को हमने हिंदी में बहुत समझ लिया, डेफिनेशन देख लेते हैं उसकी। डेफिनेशन क्या है कि इन केमिकल कंपाउंड, एक केमिकल कंपाउंड में तो जो एलिमेंट्स होते हैं, द एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन अ डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास।
डेफिनेट प्रोपोर्शन के साथ, डेफिनेट प्रोपोर्शन या डेफिनेट रेशियो में आप हमेशा, डेफिनेट प्रोपोर्शन किसका प्रोपोर्शन, मास के प्रोपोर्शन, ठीक है। तो जब जो आपका केमिकल कंपाउंड होगा उसमें जो एलिमेंट्स होंगे वो हमेशा एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में प्रेजेंट रहेंगे, ठीक है। और वो कैसे, बाय मास, बाय मास लिखना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो जो प्रोपोर्शन आप ले रहे हो, किस चीज का प्रोपोर्शन ले रहे हो, मास का प्रोपोर्शन ले रहे हैं हम लोग सिंपली यहाँ पे, मास का प्रोपोर्शन। तो मतलब हम लोग जब कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं तब आप ये कहोगे कि जितना एक कार्बन का मास होगा उतना 2 ऑक्सीजन का मास हम लोग ऐड करेंगे, दोनों 2 ऑक्सीजन का मास को लेंगे, तब हमारा कार्बन डाइऑक्साइड मिलकर बनेगा। तो आई थिंक तुमको ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। प्राउस्ट का कंट्रीब्यूशन देख लेना, ये थे हमारे प्राउस्ट साहब, जोसेफ ल्यूइस प्राउस्ट। इन्होंने ही दिया था लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। तो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन को समझने के लिए आई थिंक तुमको इतना एग्जांपल देना बहुत जरूरी था, ठीक है। फिर यहीं पर जैसे मैंने वाटर का एग्जांपल लिया था, थोड़ा सा उसके बारे में लिखा हुआ है, ठीक है। जैसे आप देख सकते हो वाटर जब हमने लिया तो फिक्स्ड रेशियो वाटर मॉलिक्यूल्स का फिक्स्ड रेशियो होता है, किसका किसका, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एटम का। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन कंबाइन इन द रेशियो ऑफ 1:8 बाय मास। बाय मास में 1:8 का मास उनमें हमेशा जुड़ता है। मतलब कि अगर आप 1 ग्राम हाइड्रोजन ले रहे हो तो आपको 8 ग्राम ऑक्सीजन लेना पड़ेगा। सिंपल सी बात ये, सिंपल सी बात ये है, ठीक है। तो 9 ग्राम ऑफ वाटर कंटेन्स 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एंड 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। 1 ग्राम हाइड्रोजन लोगे, 8 ग्राम ऑक्सीजन लोगे, ठीक। तो यहां पर मास के रेशियो की बात हो रही है कि जो आपका रेशियो होगा वो बाई मास जुड़ेगा, ठीक है, बाई मास जुड़ेगा, बाई मास जुड़ेगा, ठीक। 18 ग्राम ऑफ वाटर अगर बात करें तो 18 ग्राम ऑफ वाटर में 2 ग्राम हाइड्रोजन और 16 ग्राम ऑक्सीजन जुड़ेगा, ठीक है। ऐसे ही अगर हम हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल को देखते हैं तो वाटर मॉलिक्यूल कुछ आपका ऐसा दिखता है। एक वाटर मॉलिक्यूल में 1 ग्राम ऑक्सीजन होता, हाइड्रोजन होता है, 1 ग्राम ऑफ दिस, तो 1 ग्राम किसका, इसका और इसका दोनों का मिलाकर 1 ग्राम होता है, और 8 ग्राम आपका ऑक्सीजन होता है, ठीक है। भैया ये रेशियो पता कैसे करते हैं, इस रेशियो को पता करने के लिए आपके पास कोई भी स्केल नहीं है, अभी आपके लेवल पर कोई भी स्केल नहीं है। आपको सिंपली सिर्फ कुछ चीजें याद करके रखनी है। सबसे पहले आपसे डेफिनेशन पूछता है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन का, तो आपको ये बोलना है कि भैया ये जो एलिमेंट्स होते हैं, आपको ये तो पता है कि एलिमेंट्स मिलते हैं, एलिमेंट्स जब मिलते हैं तब आपका कंपाउंड बनाते हैं। अब ये एलिमेंट्स कैसे मिलते हैं आपको ये बताना है कि जो एलिमेंट्स मिलते हैं ये एलिमेंट्स बाय मास के रेशियो में मिलते हैं, कि रेशियो बाय मास। एलिमेंट्स हमेशा रेशियो में जुड़ते हैं, और रेशियो किस हिसाब से जोड़ा जाता है, रेशियो ऑन द बेसिस ऑफ मास, ठीक। तो आई होप तुमको ये बात समझ में आ गई होगी। तो अगर प्रैक्टिकल एप्लीकेशन एंड रेशियोज की बात करें, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या होता है कि सिंपली आपका रेशियोज इन कंबाइनिंग कॉमन कंपाउंड के हम लोग रेशियोज की बात कर लेते हैं सर। कॉमन कंपाउंड में रेशियोज में सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, सोडियम क्लोराइड, नमक, NaCl, ठीक है। सोडियम क्लोराइड में आपका जो मास रेशियो होता है वो 23:35.5 होता है, 23:35.5 होता है। मतलब कि एक नमक के कंपाउंड को बनाने के लिए, आपको 23 ग्राम सोडियम लेना पड़ेगा, 23 ग्राम सोडियम लेना पड़ेगा, और 35.5 ग्राम आपका क्लोरीन लेना पड़ेगा। जितना ही जब आप इसको ऐड करोगे तब आपका एक नमक का कंपाउंड बनेगा, और एक नमक का कंपाउंड जब इन दोनों का मास को जोड़ोगे तब लगभग आपका 46 ग्राम आपका बनता है। नहीं, 46 ग्राम बोल रहा हूं मैं, 58 ग्राम, 58.5 ग्राम या 59 ग्राम के आसपास आपका एक कंपाउंड बनता है, ठीक है, ठीक है। ऐसे ही अब मैं ग्राम्स की बात कर रहा हूं, आप mg में भी ले सकते हो या उससे और छोटी यूनिट में भी ले सकते हो, ठीक। प्रॉब्लम क्या है कि टू रिएक्ट विद 46 ग्राम ऑफ सोडियम वी नीड 35.5 डिवाइडेड बाय 23 इंटू 46 इक्वल्स टू 71 ग्राम ऑफ क्लोरीन। तो मतलब आपको अगर 46 ग्राम ऑफ सोडियम लिया, मतलब इसका मैंने डबल कर दिया, जैसे आपको इसका डबल कर दिया तो क्या होगा 46 ग्राम। तो 46 ग्राम ऑफ सोडियम के लिए आपको इसका भी डबल करना पड़ेगा, जब इसका आप डबल करोगे तो आपका 71 ग्राम ऑफ क्लोरीन निकलेगा, ठीक है। तो हमेशा फिक्स्ड रेशियो में, तो ऐसा नहीं कि आपने सिर्फ सोडियम को डबल किया और 35.5 ग्राम के साथ मिला दिया, तो वो आपका NaCl नहीं बनेगा, वो आपका कोई और कंपाउंड बनकर आ जाएगा। NaCl बनाने के लिए अगर आपने इसका डबल किया तो इसका भी डबल करना पड़ेगा, इसका ट्रिपल किया तो इसका भी ट्रिपल करना पड़ेगा, ठीक है। आई थिंक तुमको ये वाली बात समझ में आ गई होगी। तो इट इज नेचुरल रेड पिगमेंट डिराइव्ड फ्रॉम रॉक्स। सिनेबार की बात करते हैं, सिनेबार HGS, जैसे आपने NaCl की बात की थी वैसे हम सिनेबार HGS, इसका जो कॉमन नेम होता है वो होता है सिनेबार,
ठीक है, HGS बोले तो आपका ये मरकरी और सल्फर ठीक है। इनके मास परसेंटेज की बात करें तो आपका जो मरकरी यूज होता है लगभग 86.22% यूज होता है, ठीक है, और 13.78 ग्राम 13.78% आपका सल्फर यूज होता है, ठीक है। सिनेबार दिखता कैसे है, कुछ ऐसा दिखता है। सिनेबार में क्या क्या यूज होता है, ये आपका मरकरी और सल्फर यूज होता है, ठीक है। लगभग मरकरी का जो परसेंटेज होता है, मरकरी का जो परसेंटेज होता है वो 86.22% होता है और बचा हुआ परसेंट सल्फर का होता है। मतलब कि जो मरकरी होती है वो 86.22% होती है सर, और बचा हुआ आपका सल्फर होता है 13.78%। ठीक है, मतलब आप अगर 1 ग्राम ऑफ HGS ले रहे हो, 1 ग्राम ऑफ HGS या परसेंटेज की बात करें तो 100 ग्राम ऑफ HGS अगर ले रहे हो, 100 ग्राम ऑफ HGS ले रहे हो तो उसमें उसमें आपका एक मिनट 86.22 ग्राम तो आपका मरकरी होगा सर, और 13.78 ग्राम आपका सल्फर होगा, ठीक है। आई होप ये वाली बात तुमको समझ में आ गई होगी। अब डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी हमने डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी पिछली वाली क्लास में पढ़ रखी थी, ठीक है। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी क्या कहती थी, सिंपल सी मैं डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी की बात कर लेता हूं। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी ये कहती थी कि भैया जो एटम होते हैं, जो आपके एटम्स होते हैं वो कहीं ना कहीं जब अनब्रेकेबल होते हैं, कहीं ना कहीं अनब्रेकेबल होते हैं। इसको हम ज्यादा दोबारा पढ़ाने की जरूरत नहीं है, हमने पुराने वाले सब क्लास में ये पढ़ा था, पुराने वाले चैप्टर में ये पढ़ रखा था, पुराने वाले चैप्टर में हमने पढ़ रखा था। क्या पढ़ा था, डाल्टन ने कुछ पॉस्टुलेट दिए थे, पॉस्टुलेट को सीधा याद करते हैं। सबसे पहले पॉस्टुलेट क्या होता है कि ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स, सारे मैटर टाइनी पार्टिकल्स जिसको आप एटम बोलते हैं, एटम से मिलकर बने होते हैं। पॉस्टुलेट 2 क्या था कि एटम्स आर द स्मॉलेस्ट यूनिट्स दैट पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन। एटम एक ऐसी स्मॉलेस्ट यूनिट होती है जो आपकी केमिकल रिएक्शन करवाती है, आपका पूरा पूरा मैटर नहीं करवाता है। आपका पूरा पूरा मैटर, अगर आप बोलोगे कि पूरे मैटर के थ्रू आपकी केमिकल रिएक्शन हो रही है तो आप कह रहे हो नहीं, गलत। मैटर के अंदर जो प्रेजेंट एटम्स है वो आपकी केमिकल रिएक्शंस करवाते हैं। पॉस्टुलेट 2 ये हो गया। पॉस्टुलेट 3 क्या था कि एटम्स आर इंडिविजुअल पार्टिकल्स, दे कैन नॉट बी क्रिएटेड या डिस्ट्रॉय नहीं किए जा सकते। एटम एक ऐसे पार्टिकल्स है जिसको अनडिविजिबल है, जिसको अब कभी डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता, इसके ज्यादा एटम्स को नहीं तोड़ा जा सकता। हालांकि बाद में डाल्टन आपका जो पोस्टुलेट्स थे वो गलत हो गए। जैसे आप बात करो, यहाँ पर मैंने एक सॉलिड मैटर लिया, इसको आप छोटे 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 टुकड़े में तोड़ने चले जाओ, ठीक है। स्मॉल पीसेस में जैसे तोड़ोगे तो एक ऐसा पार्ट आएगा, एक ऐसा पार्ट आएगा जब आप इन चीजों को तोड़ नहीं पाओगे। जो आपके छोटे छोटे टुकड़े थे इसको और बीच में तोड़ते चले गए तो आपका एक ऐसा स्टेज आएगा जहां पर आप इन सारे पार्टिकल्स को तोड़ नहीं पाओगे, और जब इन सारे पार्टिकल्स को तोड़ नहीं पाओगे तो इनको आप क्या बोलोगे, एटम्स। इनको आप क्या बोलने वाले हो, एटम्स बोलने वाले हो। तो आई थिंक तुमको ये वाली बात समझ में आ गई होगी। अगर ये बात समझ में आ गई है तो हम लोग आगे मूव करते हैं। जॉन डाल्टन के अगले पोस्टुलेट्स क्या थे, पोस्टुलेट 4 की बात करते हैं। तो एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। एटम्स जो एक एलिमेंट के एटम्स है, जैसे मैं हाइड्रोजन की बात करता हूं, एक हाइड्रोजन आपने एक मार्केट 1 से खरीदा, मान लो, सिंपल सी बात है, ठीक है, एग्जांपल ही ले रहा हूं, एक मार्केट 1 से खरीदा, एक मार्केट 2 से खरीदा। तो ऐसा नहीं है कि मार्केट 2 वाला जो हाइड्रोजन होगा वो अलग होगा मार्केट 1 से। मार्केट 2 वाला हाइड्रोजन मार्केट 1 से अलग नहीं होगा, दोनों जहां से भी आए हो, कहीं कहीं से भी आए हो, होने चाहिए हाइड्रोजन। तो पोस्टुलेट 4 में डाल्टन साहब ने यही बोला कि एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट, एक गिवन एलिमेंट के जो एटम्स होते हैं, जैसे यहां पर हाइड्रोजन का एटम है, तो वो हमेशा आइडेंटिकल होते हैं। वो हमेशा आइडेंटिकल होते हैं। कैसे आइडेंटिकल, किस चीज में हो सकते हैं भैया, इनका मास हमेशा आइडेंटिकल होगा। जो आप मार्केट 1 से जितना हाइड्रोजन लाए हो उतना ही मास का हाइड्रोजन मार्केट 2 का भी उतना ही मास होगा, ठीक है। हाइड्रोजन मार्केट 1 से जो हाइड्रोजन आप खरीद के लाए हो उसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी, सेम केमिकल प्रॉपर्टीज मार्केट 2 से भी जो आप हाइड्रोजन खरीद के लाए हो वो भी रहेगी। तो मतलब एटम्स के जो मास होते हैं या जो केमिकल प्रॉपर्टीज है ये हमेशा आइडेंटिकल होते हैं, ठीक है, बदलते नहीं है। पोस्टुलेट 5 की बात करें, द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मासेस एंड डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज। अब मैंने क्या किया, पहले एग्जांपल में भैया मार्केट की बात कर रहे थे, ठीक है, दूसरे एग्जांपल में भी मार्केट की बात करते हैं। मान लो आप मार्केट 1 गए, मार्केट 1 गए, मार्केट 1 गए और आपने मार्केट 2 में अपने फ्रेंड को भेजा, ठीक है। मार्केट 1 में आप गए,
मार्केट 2 में आपका फ्रेंड गया, ठीक। अब यहां पर बात हुई, भैया जाओ हाइड्रोजन लेकर आओ, दोनों लोग हाइड्रोजन जाके लेकर आओ। तो आप तो कट्टर ईमानदार, आप गए हाइड्रोजन लेकर आए, लेकिन आपका दोस्त थोड़ा सा चालाक था, थोड़ा सा चालाक था। उसने जब मार्केट 2 पहुंचा, वहां पर दुकान पर पूछा कि भैया हाइड्रोजन है, उसने बोला हाँ हाइड्रोजन है। तो उसने जो हाइड्रोजन के पैसे हैं, हाइड्रोजन की जगह उसने ऑक्सीजन खरीद लिया, उसने ऑक्सीजन खरीद लिया, ठीक है। ये भी व्हाइट कलर का है, ये भी व्हाइट कलर का, सपोज सपोज सपोज, ठीक। अब घर लेकर आए दोनों। अब जब दोनों घर लेकर आए, तब पूछा गया भैया क्या लेकर आए हो, तो बोलेगा हाइड्रोजन ही लेके आया हूं भाई, तुमने हाइड्रोजन मंगाया तो हाइड्रोजन, एक्चुअल में क्या ऑक्सीजन लेकर आए। लेकिन जब देखा कि ये हाइड्रोजन का भैया जो मास है, और जो ये हाइड्रोजन आपका दोस्त खरीद के लाया, ये वाला जो मास है, इन दोनों का मास तो इक्वल नहीं है, इन दोनों का मास तो इक्वल नहीं है, ठीक है। ये हाइड्रोजन जैसे ही एयर में रखा गया तो ये जल गया, कंबस्ट हो गया, कंबशन हो गया इसके अंदर, ठीक है। लेकिन जो ये हाइड्रोजन था, जिसको आपका दोस्त हाइड्रोजन बोल रहा था, इसके अंदर जो कंबशन है वो नहीं हुआ। तो आपने क्या देखा कि भैया जो आपके एटम्स थे, इनके मास आइडेंटिकल भी नहीं है, मास भी नहीं आइडेंटिकल था, इसकी एक केमिकल प्रॉपर्टी भी नहीं आइडेंटिकल थी। तब आप क्या कहोगे कि भैया दोनों हाइड्रोजन नहीं हो सकते। आप चालाक हो, आपने बोला कि भैया दोनों हाइड्रोजन नहीं हो सकते, दोनों अलग अलग एलिमेंट्स हैं। तो अलग अलग एलिमेंट्स के आपका जो मास होगा या कोई केमिकल प्रॉपर्टी होगी, वो कभी भी आइडेंटिकल नहीं हो सकते। यही अगर वो एक्चुअली में हाइड्रोजन लेकर आता, तब आप कह सकते थे कि हाँ भैया इसका मास आइडेंटिकल है, इसका जो केमिकल प्रॉपर्टी ये वाला शो कर रहा है, वही केमिकल प्रॉपर्टी ये भी शो कर रहा है, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब तुमको बात समझ में आ गई। पोस्टुलेट 5, पोस्टुलेट 4 कहता था, पोस्टुलेट 5 भी कहता था। कंपैरिजन की बात करें तो हाइड्रोजन एटम इज डिफरेंट फ्रॉम एन ऑक्सीजन एटम, यही चीज, ये एग्जांपल मैंने तुमको दिया, ठीक। आगे बढ़ते हैं। डाल्टन के और भी पोस्टुलेट थे, डाल्टन साहब के और पोस्टुलेट थे, जिसमें पोस्टुलेट 6 उन्होंने क्या बोला कि एटम्स कंबाइन इन द रेशियो ऑफ सिंपल होल नंबर्स टू फॉर्म अ कंपाउंड। यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी कि जो एटम्स होते हैं वो आपके किसी ना किसी रेशियो में जुड़ते हैं एक कंपाउंड को बनाने के लिए। ऐसा नहीं कि आपके मन में जो आया, जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपने पाए, बस जोड़ दिया और कंपाउंड बना दिया, नहीं। अगर आपको एक स्टेबल कंपाउंड बनाना है, तो उस स्टेबल कंपाउंड को बनाने के लिए आपको 2 या 2 से ज्यादा जितने भी आप एटम्स ले रहे हो, उन सबको एक फिक्स्ड रेशियो में लो। और वो रेशियो कैसा होना चाहिए? सिंपल रेशियो। ऐसा नहीं कि एक रेशियो आपने एक एलिमेंट एक लिया और दूसरा वाला एलिमेंट 1.5 ले लिया। सिंपल होल नंबर 1 2 3 4 5 6 ऐसे नंबर्स कि एक कंपाउंड ये ले रहे हो तो हाँ ठीक है, एक कंपाउंड ले लो या 2 कंपाउंड ले लो, उन दोनों को जोड़ के एलिमेंट कंपाउंड बना। ऐसा नहीं है कि आपने एक एलिमेंट एक लिया, एक एलिमेंट 2 ले लिया, या दूसरा एलिमेंट आपने लिया 2.5। ऐसा नहीं, सिंपल होल नंबर्स के फॉर्म में रहेगा और हमेशा एक रेशियो में रहेगा। पोस्टुलेट 6 डाल्टन साहब का ये था। पोस्टुलेट 7 क्या था कि द रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड। तो जो रिलेटिव नंबर होता है, मतलब जो काइंड्स ऑफ एटम्स होते हैं, अगर आप H2O के 2 मॉलिक्यूल्स ले रहे हो, तो जितना H2O, जितना हाइड्रोजन और वाटर मिलकर जो पहला मॉलिक्यूल बना है, उतना ही हाइड्रोजन और वाटर मॉलिक्यूल मिलकर आपका दूसरा बनेगा। मतलब जो आपकी रिलेटिव टर्म्स है दोनों सेम रहेंगी, दोनों आइडेंटिकल रहेंगी, ये कभी चेंज नहीं होने वाली, ठीक है। वाटर विल ऑलवेज हैव 2 हाइड्रोजन एटम्स 1 ऑक्सीजन एटम। वाटर हमेशा 2 हाइड्रोजन एटम लेगा और 1 ऑक्सीजन एटम लेगा। भले ही आप उस पानी को अपने नल से निकाल कर लेकर आओ, आप उसको पहाड़ से लेकर आओ, समुद्र से लेकर आओ, कहीं से भी लेकर आओ, हर पानी के मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन रहे मिले, ठीक है। तो ये था जॉन डाल्टन साहब का पोस्टुलेट 7। अब एटॉमिक रीअरेंजमेंट की बात करते हैं कि एटॉमिक रीअरेंजमेंट कैसे होता है। जैसे भैया आपने बताया कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है, तो केमिकल रिएक्शन मैटर के लेवल पर होता है, नहीं, मैटर के एटम्स के लेवल पर होता है। भैया एटम्स जाते हैं दूसरे कंपाउंड के एलिमेंट्स के एटम से लड़ने, तब वहां मिलकर होता है आपका केमिकल रिएक्शन। कि एटम्स आर नॉट डिस्ट्रॉयड और चेंज इनटू न्यू एटम्स ड्यूरिंग अ रिएक्शन। एक रिएक्शन के अकॉर्डिंग जब कभी रिएक्शन हो रही हो, तो ऐसा नहीं होता है कि एटम्स को काट काट के बनाया जाता है दूसरा एटम। एटम्स को ना काटा जाता है, ना उनके मासेस को चेंज किया जाता है। सिंपली वो क्या करते हैं, जब मान लो मेरे पास एक एलिमेंट ये है, दूसरा एलिमेंट ये है, दोनों एलिमेंट्स के
एटम्स को मुझे लड़वाना है, बेसिकली मुझे केमिकल रिएक्शन करवाना है। तो केमिकल रिएक्शन करवाने के लिए मैंने जो ये वाला एटम है, ऐसा नहीं कि ये वाला एटम जब मिलेगा दोनों काट काट के दूसरा कुछ बना देंगे, नहीं। आपका सिंपली अगर केमिकल रिएक्शन बनाना है तो ये एटम आएगा इसके पास, इस एटम के पास जाएगा, इन दोनों को मिलना पड़ेगा, इन दोनों को मिलेंगे और ये दोनों किसी ना किसी अरेंजमेंट में जाकर बैठ जाएंगे कि भैया ठीक है, हम दोनों अब साथ रहेंगे, एक कमरे में रहेंगे, तुम इस जगह रहो, मैं इस जगह रह, बस। और बाहर वाली दुनिया को क्या लग रहा है कि भैया ये हो गया केमिकल रिएक्शन। अंदर अंदर क्या हो रहा है कि केमिकल रिएक्शन में कभी भी एटम अपने आप को दूसरे एटम को हार्म नहीं करता है, कि ऐसा नहीं कि एक एटम हावी है, दूसरा एटम सस्ता है तो उसने उसको लपेट दिया, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि एटम्स आर नॉट डिस्ट्रॉयड और चेंज इनटू न्यू एटॉमिक ड्यूरिंग रिएक्शन। तो एटम को कभी डिस्ट्रॉय नहीं किया जाता, या एटम की जो एटम होता है उसको नए एटम में नहीं बदला जाता है कि भैया एक काम करो, तुम सोडियम के थे, मैं क्लोराइड हूं, एक काम करता तुम भी क्लोराइड बन जाओ। सोडियम और क्लोराइड अगर रिएक्ट कर रहे हैं तो मतलब ये दोनों पास में आए हैं और ये दोनों किसी ना किसी स्पेसिफिक अरेंजमेंट में जाकर बैठ गए, जहां से इन दोनों को तुड़वाना अलग बात हो सकती है, ठीक है। एग्जाम्पल की बात करते हैं कि जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, बार बार वाटर का एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो यहां पर भी वाटर का एग्जाम्पल लेते हैं। तो जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन होते हैं, ये कंबाइन होते हैं या ये केमिकल रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ इसलिए करते हैं कि ये जस्ट सिंपली रीअरेंज कर लेते हैं अपने आप, रीअरेंज कर लेते हैं अपनी पोजीशंस को टू फॉर्म वाटर। मतलब वाटर फॉर्म करने के लिए कभी भी हाइड्रोजन का जो एटम है वो हमेशा हाइड्रोजन का एटम रहेगा, जो ऑक्सीजन का एटम है वो हमेशा ऑक्सीजन का एटम रहेगा, बट दोनों मिलकर एक दूसरे को आपस में कहीं ना कहीं किसी तरीके से रीअरेंज कर लेंगे, बस सीधी सी कहने की बात ये है। एग्जाम्पल 2 की बात करते हैं तो मैग्नीशियम जो आपका बर्न होता है एयर में, मैग्नीशियम जो आपने देखा होगा, मैग्नीशियम रिबन को जब आप जलाते हो तो वो मैग्नीशियम रिबन आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड में बनता है। तो ऐसा नहीं है कि जो आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड जो बन रहा है, MgO बन रहा है, इसमें मैग्नीशियम का जो एटम है वो ऑक्सीजन बन गया या मैग्नीशियम का एटम, मैग्नीशियम का एटम जो था वो मैग्नीशियम ही रहेगा, ऑक्सीजन को जो एटम था वो ऑक्सीजन नहीं रहेगा। बस सिंपली क्या करेंगे, दोनों जुड़ने के लिए एक दूसरे से जाकर कहीं ना कहीं एक पोजीशन में रीअरेंज कर लेंगे आप। बस कहने का मतलब ये है कि एटम्स आर लाइकली बिल्डिंग ब्लॉक्स दैट आर टेकन अपार्ट एंड पुट बैक टुगेदर इनटू न्यू वेज। जैसे मानकर चलो आपके घर में काम चल रहा है, आपका घर बन रहा है या मिस्त्री बना रहा है, ठीक है। आपने एक मिस्त्री देखा है, मिस्त्री मिस्त्री बहुत सारे इंग्लिश मीडियम वाले आएंगे, भैया मिस्त्री क्या होता है, मेंशन मेंशन क्या बोलते हैं इसको, मेंशन बोलते हैं, कुछ बोलते हैं, जो आपका घर बनाता है सिंपली, ठीक है। मुझे नहीं पता है क्या बोलते हैं इसको, मिस्त्री को कुछ तो बोला जाता है इंग्लिश में, छोड़ो उसको। मिस्त्री क्या करता है, आपके घर को बनाता है, आपके घर को बनाता है, आपके होम को डिजाइन करता है। आपके होम को डिजाइन करने के लिए क्या वो सिंपली सिंपली ईंट का यूज करता है, अरे यार ईंट 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 ब्रिक्स, बहुत ज्यादा इंग्लिश और हिंदी में कंफ्यूजन होता है, ठीक है। ब्रिक्स का यूज करता है। तो इस ब्रिक्स तो आपका सिंपल एक ही तरीके से रहता है, ब्रिक्स तो कुछ ऐसा ही रहता है, देखा होगा आपने, ब्रिक तो ऐसा ही रहता है। लेकिन आपने देखा होगा कि इसी से आपका घर कुछ ऐसा बन जाता है, ठीक है, किसी किसी का घर कुछ ऐसा बन जाता है, ऐसा। तो सिंपली क्या किया जाता है, इन ब्रिक्स को किसी न किसी अच्छे तरीके से अरेंज किया जाता है घर के स्ट्रक्चर को बनाने के लिए। वैसे ही आप इन ब्रिक्स को एटम मान लो, इन ब्रिक्स को एटम मान लो और इसको आप कंपाउंड मान लो। तो आपने क्या देखा कि भैया एक कंपाउंड को बनाने के लिए सिंपली जो एटम होता है वो किसी ना किसी स्पेसिफिक तरीके से अरेंज हो जाता है, स्पेसिफिक तरीके से अरेंज हो जाता है। यही कहने का मेरा मतलब है, यही मेरे कहने का मतलब है कि किसी केमिकल रिएक्शन में ऐसा नहीं होता है कि ब्रिक ही तोड़ दिया जाता है, ब्रिक ही चेंज कर दिया जाता है। ब्रिक्स ब्रिक्स ही रहते हैं, घर बनाने के लिए हो सकता है ब्रिक्स को आड़ा टेढ़ा कैसे भी करके लगा दिया जाए। तो ऐसे ही केमिकल रिएक्शन में भी होता है एटम्स के साथ, ठीक। अब मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ते हैं। भैया मॉलिक्यूल्स क्या होता है, व्हाट इज मॉलिक्यूल, एन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एंटिटी कंसिस्टिंग ऑफ मोर देन वन एटम। मान लो ये जो आपने H2O लिया, दिस इज ऑल्सो योर मॉलिक्यूल, दिस इज ऑल्सो योर मॉलिक्यूल। अब अगर मैं अकेला हाइड्रोजन लेता या अकेला ऑक्सीजन लेता तो ये स्टेबल नहीं, ये स्टेबल नहीं होते, ये हमेशा चुनचुनाते रहते, किससे रिएक्ट करूं, किससे रिएक्ट करूं, जाके किससे रिएक्ट करूं, किससे रिएक्ट करूं। तो इनको स्टेबल करने के लिए ये किसी एक तरीके से जुड़ गए
और जब किसी एक तरीके से जुड़ गए तब ये जाकर स्टेबल हो गए। दोनों को अगर मिला दो, दोनों को मिला दो तो ये बहुत ही ज्यादा स्टेबल हो जाएंगे, और इसी स्टेबल एंटिटी को हम क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल। सिंपल सा कहने का मतलब ये है कि एक स्टेबल चीज जो दो या दो से ज्यादा एटम से मिलकर बनी है, एक स्टेबल चीज थी जो दो या दो से ज्यादा एटम से मिलकर बनी है। सिंपली यही होता है आपका मॉलिक्यूल। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, मैं कहता हूं ये मॉलिक्यूल है, मैं कहता हूं क्या कि भैया ये मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये मॉलिक्यूल है। अब अगर मैं बात करता अकेले कार्बन की या अकेले ऑक्सीजन की, तो ये दोनों स्टेबल नहीं थे, ये दोनों हमेशा आपस में गिड़गिड़ाते रहते, भैया मुझे रिएक्ट करना, मुझे रिएक्ट करना, किससे जाके रिएक्ट करूं, किससे जाके रिएक्ट करूं। लेकिन 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 जब कार्बन और दोनों ऑक्सीजन मिल गए तब CO2 बना, जो कि एक मॉलिक्यूल है, और ये बहुत ही ज्यादा स्टेबल हुआ। तो एक स्टेबल एंटिटी जो दो और दो से ज्यादा, यहां दो एटम्स की बात हो सकता है यहां, और CaCO3 की बात करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट की। यहां पर तीन एटम्स यूज हुए हैं, कैल्शियम, कार्बन और ऑक्सीजन, तीन एटम्स यूज हुए हैं। अब कैल्शियम अकेले को देखा जाए तो अकेला कैल्शियम दौड़ रहा था, भैया मुझे रिएक्ट करना, मुझे रिएक्ट करना है। अकेला कार्बन को देखा जाए तो वो अकेला कहीं ना कहीं रिएक्ट करने के लिए परेशान था। अकेले ऑक्सीजन की बात करें तो कहीं ना कहीं रिएक्ट कर रहा था। लेकिन वो तीनों जब मिले, किसी एक रेशियो में मिले, तब एक पूरी एंटिटी बनाई। और जब ये एंटिटी बनाई तो पाया गया क्या कि भैया ये बहुत ही ज्यादा स्टेबल है। और जब ये बहुत ही ज्यादा स्टेबल है तो आपका स्टेबल एंटिटी ही मॉलिक्यूल मिलता है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि एक स्टेबल एंटिटी जो कि दो या दो से ज्यादा एटम से मिलकर बना हो, यहां पर तीन एटम्स का यूज हुआ है, तो दो एटम से भी मिलकर बन सकता है, दो से ज्यादा भी, तीन, चार, पांच, जितने भी एटम्स आप मिला, लेकिन स्टेबल होना चाहिए। कहने का मतलब ये है, ठीक। तो मॉलिक्यूल का मतलब ये है कि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एंटिटी कंसिस्टिंग ऑफ मोर देन वन एटम, ठीक है, मोर देन वन एटम से मिलकर बनेगा, ठीक है। इंडिपेंडेंस की बात करते हैं तो मॉलिक्यूल्स आर कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंस एग्जिस्टेंस एंड सो ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ दैट सब्सटेंस। मतलब ऐसा नहीं है जैसे एटम्स था क्या कि एटम्स इंडिपेंडेंटली कभी एग्जिस्ट नहीं कर सकते। बहुत सारे एटम्स हैं जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो बहुत सारे एटम्स जब इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकते तो वो जाकर कहीं ना कहीं एक दूसरे से मिलते हैं। लेकिन अगर मॉलिक्यूल की बात करें तो मॉलिक्यूल इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं। अब क्यों एग्जिस्ट कर सकते हैं? क्योंकि मॉलिक्यूल इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट क्यों कर सकते हैं? क्योंकि सर वो सब पहले से ही स्टेबल है। एटम्स मिले ही इस वजह से थे कि वो लोग स्टेबिलिटी को मेंटेन करके रखे। तो जो मॉलिक्यूल है वो पहले से स्टेबल है तो वो इंडिपेंडेंटली रह सकता है। कैल्शियम कार्बोनेट इंडिपेंडेंटली रह सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड इंडिपेंडेंटली रह सकता है, वाटर मॉलिक्यूल इंडिपेंडेंटली रहता है, ठीक है, वो रहता है। तो ये इंडिपेंडेंटली रह सकते हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ H2 की बात करो तो शायद ये ना रह पाए, सिर्फ ऑक्सीजन की बात करो तो शायद ये ना रह पाए। ऑक्सीजन गैस की बात नहीं कर रहा हूं मैं, नेसेंट ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन के एटम की बात कर रहा हूं। ऐसे ही अगर एक कार्बन एटम की बात करूं तो शायद ये ना रह पाए, अगर एक ऑक्सीजन की बात करें तो शायद ये ना रह पाए, ठीक है। एक कैल्शियम की बात करें तो शायद ये ना रह पाए। तो ये जो मॉलिक्यूल होता है ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है, ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है। स्टेबल एलिमेंट्स की बात करें तो सम एलिमेंट्स लाइक हीलियम एग्जिस्ट ओनली एज एटम्स बिकॉज दे आर नेचुरली स्टेबल। तो कुछ एटम्स हैं, ऐसा नहीं कि सारे एटम्स अनस्टेबल होते हैं, सारे एटम्स अकेले नहीं रह सकते, नहीं, कुछ एटम्स हैं ऐसे, कुछ एटम्स हैं जिसको आप नोबल गैस बोलते हो। जिन बच्चों ने मेरा पहले वाला क्लास देखा था तो उन्होंने, मैंने समझाया था कि नोबल गैस किन एटम्स को बोला जाता है, ठीक है, इसके बनने का कॉज भी बताया था, ठीक है, क्यों स्टेबल होते हैं। ये बहुत ही ज्यादा स्टेबल होते हैं, ये बहुत ही ज्यादा स्टेबल होते हैं और ये इंडिपेंडेंटली रह सकते हैं, ये इंडिपेंडेंट ही पाए जाते हैं, इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करते हैं, ये इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, ये इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करते हैं। अब इसका एग्जांपल दे दो सर। एग्जांपल में आप हीलियम ले लो, नियोन ले लो, आर्गन ले लो,
क्या है ये? हीलियम है। क्या है ये? नियॉन है। क्या है ये? आर्गन है। ठीक है, तो ये सारे क्या है? नोबल गैसेस हैं, ये स्टेबल होते हैं। अकेला हीलियम आपको नेचर में मिल सकता है, अकेला नियॉन मिल सकता है, अकेला आर्गन का एटम आपको मिल सकता है। ठीक है, तो ये सारे स्टेबल होते हैं। ठीक, नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं। नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं। जैसे 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 यहां पर मैं बहुत सारे आपको डायग्राम लेकर आया हूं, बहुत सारे डायग्राम्स की बोली तो जैसे वाटर के मॉलिक्यूल को देखो, मैंने बात किया था ना कि दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन किसी ना किसी अरेंजमेंट में जुड़े होंगे, तो ये इस तरीके से जुड़ता है। एक वाटर मॉलिक्यूल को अगर ध्यान से देखोगे तो वो कुछ ऐसा सा दिखेगा। अगर एक कार्बन डाइऑक्साइड को देखोगे तो वो कुछ ऐसा सा दिखेगा कि भैया बीच में कार्बन है और दो बॉन्ड में ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, दो दो बॉन्ड से। अब ये दो बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड क्यों बना है, ये चीज हमने पहले वाले क्लास में पढ़ी थी, पहले वाले चैप्टर में। ठीक है, जिसने नहीं पढ़ा तो जाके पढ़ लो। कार्बन डाइऑक्साइड का एटम कुछ ऐसा दिखता है, सॉरी एलिमेंट कुछ ऐसा दिखता है। अमोनिया NH3 की बात करते हैं, NH3 कुछ ऐसा दिखता है कि बीच में एक नाइट्रोजन, हाइड्रोजन इधर 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 एट सेम एंगल, इस वाले एंगल पर। अब ये क्यों रहता है? अपनी आपकी जो स्टेबिलिटी है उसको मेंटेन करने के लिए, अपनी स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए आपका एमोनिया में नाइट्रोजन इधर बीच में रहता है, हाइड्रोजन ऐसे ऐसे रहता है। मीथेन की बात करते हैं, जो मैंने मीथेन आपका गैस बताया था, एलपीजी गैस, उस मीथेन को अगर आप देखोगे तो कार्बन आपका बीच में रहेगा, हाइड्रोजन आपके ऐसे रहने वाले हैं। इसको बोला जाता है क्या? टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल शेप। जैसे आपका शेप होता है ना, आपने देखा होगा, आपका स्क्वायर होता है, सर्कल होता है, ट्रायंगल होता है, से ये एक ट्रायंगुलर फॉर्म है। अगर आप देखोगे ध्यान से तो दिस इज योर ट्रायंगुलर फॉर्म। तो वैसे ही ये आपका टेट्राहेड्रल शेप में रहता है। ऑक्सीजन की बात करते हो तो यहाँ पर आपका डबल बॉन्ड से दो ऑक्सीजन एटम जुड़ते हैं ऑक्सीजन गैस बनाने के लिए। नाइट्रोजन की बात करें तो यहाँ पर आपके तीन, ये जो आपके बॉन्ड्स है, ट्रिपल बॉन्ड होता है, ये तीन बॉन्ड से जुड़ा है। ऐसे आप मिथेनॉल की बात करते हो, मिथेनॉल एक तरीके का एल्कोहल होता है, इसमें एक कार्बन के एटम के ऊपर ये हाइड्रोजन लगे होते हैं ऐसे, और एक हाइड्रोजन ऐसे लगा होता है ऐसे। तो ये जो ज्योमेट्री आई है, ये जो ज्योमेट्री आई है वो किस वजह से आई है भैया? किस वजह से आई है? क्योंकि इन्होंने केमिकल रिएक्शन किया। केमिकल रिएक्शन में अगर अपने आप को स्टेबल रखना है तो किसी न किसी तरीके से आपको जुड़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप बस बगल में आके बैठ गए आपका केमिकल रिएक्शन होगा, नहीं, आपको किसी एक अलग स्पेसिफिक पोजीशन में रहना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपको मेंटेन करना है, मेंटेन करना है क्या? स्टेबिलिटी। यू हैव टू मेंटेन योर स्टेबिलिटी। सारा गेम यहाँ पर स्टेबिलिटी का है, सारा गेम यहाँ पर स्टेबिलिटी का रहने वाला है। ऐसे ही आपका ईथेन, ठीक है। तो आई थिंक तुमको ये वाली बात सारी समझ में आ गई होगी कि आपने ये वाटर मॉलिक्यूल देखा, कार्बन डाइऑक्साइड देखा, अमोनियम देखा, मीथेन देखा, ऑक्सीजन देखा, नाइट्रोजन देखा, मिथेनॉल देखा, इथेनॉल, ईथेन देखा। तो ये किस वजह से जुड़ते हैं? ये इस वजह से जुड़ते हैं भैया क्योंकि इनकी स्टेबिलिटी को भी इनको मेंटेन करके रखना होगा। तो यार यहाँ पर हमने तो यहाँ तक हमने बात कर ली है। अब नेक्स्ट बात करते हैं क्या कि भैया स्टेबिलिटी हमने देख ली, व्हाई डू एटम्स कंबाइन? एटम्स कंबाइन क्यों होते हैं? वही मेरी बात आ गई, स्टेबिलिटी की बात चल रही थी, तो इस वजह से क्वेश्चन कभी पूछ सकता है कि व्हाई डू एटम्स कंबाइन। तो एटम्स कंबाइन टू बिकम स्टेबल। मैंने बताया था ना कि सारा गेम यहां पर स्टेबिलिटी का होने वाला है। तो स्टेबल होने के लिए एटम्स कंबाइन होते हैं। दो स्टेबल कैसे हो सकते हैं सर? अगर आपने पुराना चैप्टर देखा होगा जर्नी इनसाइड एटम में, तो जर्नी इनसाइड एटम में मैंने तुमको एक चीज बताई थी कि भैया जो आपके एटम्स होते हैं वो उनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो बीच में न्यूक्लियस में रहते हैं, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो आसपास 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 घूमते रहते हैं और फिक्स्ड शेल में घूमते हैं। तो फिक्स्ड शेल में तो आपका जो शेल्स होती है, जो आपकी शेल्स होती है, उसका जो आउटर मोस्ट शेल होता है, आउटर मोस्ट शेल की बात कर रहे हैं, तो आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट होने चाहिए। अगर 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट नहीं है तो कहीं ना कहीं, तब कहीं ना कहीं वो एटम अनस्टेबल होता है। तो हर एटम चाहता है कि मेरे इलेक्ट्रॉन्स 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो, बट हो नहीं पाते हैं।
बट हो नहीं पाते। इसलिए अपने 8 इलेक्ट्रॉन्स को कंप्लीट करने के लिए वो दूसरे एटम्स से कंबाइन होते हैं, दूसरे एटम्स के इलेक्ट्रॉन को उधार लेते हैं कि भैया तुम्हारे भी ऑक्टेट, तुम्हारा भी 8 इलेक्ट्रॉन्स में कंप्लीट कर देता हूं, मेरे भी 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो जाएंगे और हम दोनों जो इलेक्ट्रॉन्स है उन दोनों को शेयर कर लेते हैं। तो सिंपली एटम्स कंबाइन टू बिकेम स्टेबल और वो जो स्टेबल बन जाते हैं। तो यही आपका ऑक्टेट रूल कहता है, यही आपका ऑक्टेट रूल कहता है। ऑक्टेट रूल क्या कहता है? तो एटम्स विद 8 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर मोस्ट शेल आर स्टेबल। तो हमेशा एटम को स्टेबल होने के लिए उनके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स में, आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। और 8 इलेक्ट्रॉन जब होते हैं तो कहीं ना कहीं आपका ऑक्टेट रूल जाकर कंप्लीट हो जाता है। ठीक, एक्सेप्शन की बात करते हैं तो हाइड्रोजन में, हाइड्रोजन और हीलियम, इसकी जो आउटर मोस्ट शेल होती है उनमें सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट करते हैं। एक्सेप्शन की बात करते हैं तो कहने का मतलब ये है कि सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन्स वाले कंप्लीट, 8 इलेक्ट्रॉन्स वाले अगर कंप्लीट हो जाए तो स्टेबिलिटी नहीं होती है। सिंपली स्टेबिलिटी का एक बहुत बड़े बड़े मायने पे बात किया जाए तो बहुत बड़े बड़े मायने पे ये होता है कि जो उनकी आउटर मोस्ट शेल होती है वो कंप्लीट होनी चाहिए। तो ऐसे ही हाइड्रोजन और हीलियम की बात करते हैं, इन जैसे एटम्स में जो आपकी आउटर मोस्ट शेल होती है उसमें सिर्फ और सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स होल्ड कर सकते हैं। तो इनकी भी 2 इलेक्ट्रॉन्स की होल्डिंग पावर को, 2 इलेक्ट्रॉन्स की जो आउटर मोस्ट शेल है उसको भी तुम कंप्लीट करना चाहोगे, तो जब वो कंप्लीट करोगे तब कहीं ना कहीं जो आपकी स्टेबिलिटी आपकी दिखाएगी। तो हाइड्रोजन एंड हीलियम आर स्टेबल विद ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स में स्टेबल होते हैं, जिसमें आपका हीलियम जो होता है, अगर आप हीलियम की बात करते हो तो इसके आउटर मोस्ट शेल में 2 के 2 इलेक्ट्रॉन्स रहते ही रहते हैं, तो इसको जरूरत नहीं पड़ती है, इसलिए ये स्टेबल था नेचुरली। लेकिन हाइड्रोजन की आउटर मोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन रहता है, इसको एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती है, इसलिए ये कहीं ना कहीं दूसरे एटम से जाकर मिलता है और बोलता है कि भैया हमको एक इलेक्ट्रॉन दे दो हमारे आउटर मोस्ट शेल को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, वेज क्या क्या होते हैं? वेज टू कंबाइन करने के लिए सबसे पहले एटम्स अचीव स्टेबिलिटी इन 2 मेन वेज। तो दो तरीके होते हैं जिसमें एटम्स अपनी स्टेबिलिटी को मेंटेन करते हैं। पहले शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एटम शेयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स विद ईच अदर, जो मैंने तुमको बताया कि अपनी आउटर मोस्ट शेल को कंप्लीट करने के लिए वो क्या करते हैं, 2 एटम्स अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लेते हैं। ठीक, दूसरा ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन मतलब कि भैया कोई एक एटम है, मान लो कोई एक एटम है जिसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स पहले से, इसको सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको सिर्फ एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये सिंपली क्या करेगा कि भैया 7 के 7 इलेक्ट्रॉन नहीं छोड़ेगा। ऐसा नहीं कि 7 इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा तब मैं स्टेबल हो जाऊंगा, नहीं, वो चाहेगा कि भैया मुझे कहीं ना कहीं से एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए मैं स्टेबल होने के लिए। ऐसे ही कोई एक एटम है जिसकी वैलेंस शेल एक इलेक्ट्रॉन से ही भरी है सिर्फ, तो वो क्या करेगा कि भैया मुझे 7 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए स्टेबल होने के लिए, लेकिन 7 लाना बहुत इंपॉसिबल है। 7 इलेक्ट्रॉन्स कहां से लेकर आओगे, बहुत इंपॉसिबल होता है, इसलिए वो कोशिश करता है कि भैया एक जो है इसको भी मैं हटा देता। इससे क्या होगा, एक जब मैं हटा दूंगा तो मेरी जो पिछली वाली शेल है वो आउटर मोस्ट शेल बन जाएगी, और वो तो 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट ही है। तो वो क्या करता है कि एक इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने की टेंडेंसी रहता है, तो वो एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा, और जिसको जरूरत होगी एक इलेक्ट्रॉन की, जैसे यहाँ पर 7 शेल वाला था, 7 इलेक्ट्रॉन्स वाला था, इसको जरूरत थी, इसमें यहाँ पर जाकर दे देगा। और जब इसको यहाँ पर जाकर दे देगा तब आप कहोगे क्या कि भैया एटम्स हमेशा हमेशा सिर्फ शेयर नहीं करते इलेक्ट्रॉन, कभी कभी एटम्स अपने इलेक्ट्रॉन दान भी कर सकते हो, कभी कभी एटम्स को इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत पड़ सकती है। ठीक है, तो वे क्या करते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं अपने इलेक्ट्रॉन्स को। एटम्स लूज और गेन, यहां पर गेन करेगा और यहां पर क्या करेगा, लूज करेगा। तो एटम क्या करते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देते हैं और गेन कर देते हैं। ठीक है, तो ये होता है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एनर्जी फैक्ट की बात करें तो इन केसेस में एनर्जी कैसी डिवाइडेड होती है, तो व्हेन एटम्स कंबाइन द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम बिकम्स लोअर एंड मोर स्टेबल। तो जब एटम्स को कंबाइन किया जाता है अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करने के लिए, तब कहीं ना कहीं जो टोटल एनर्जी होती है वो जाकर सिकुड़ जाती है, वो जाकर कहीं ना कहीं मिल जाती है और कहीं ना कहीं स्टेबल बन जाते हैं वो एटम्स के सिस्टम। ठीक है, तो आई थिंक तुमको ये 2 तरीके समझ में आए, या तो आप शेयरिंग करेंगे, या तो डोनेट कर देंगे पूरा पूरा इलेक्ट्रॉन, या तो गेन कर लेंगे पूरा पूरा इलेक्ट्रॉन। ठीक, केमिकल बॉन्ड कब बनता है? केमिकल बॉन्ड तभी बनता है जब आपकी वैलेंस शेल वाले इलेक्ट्रॉन्स जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वैलेंस शेल वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो क्या होते हैं, शेयर होते हैं या डोनेट होते हैं, या मतलब वैलेंस शेल के जब इलेक्ट्रॉन जाकर मिलते हैं दूसरे एटम के, तब जाकर उनमें बॉन्ड बनता है। डेफिनेशन की बात करें तो फोर्स दैट होल्ड्स, केमिकल बॉन्ड होता क्या है, क्यों एक ऐसा फोर्स होता है दैट होल्ड्स एटम्स टुगेदर, दो एटम्स को जब
मिलना होता है तो वो किसी ना किसी एक फोर्स से बनते हैं, और उसी फोर्स को जो होल्ड करके रखता है उसको हम बोलते हैं केमिकल बॉन्ड। तो उससे क्या होता है, केमिकल बॉन्ड के थ्रू आपके दो एटम्स मिलते हैं, दो एटम्स जुड़ते हैं और वो एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। ठीक है, बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड टू रीच अ स्टेट ऑफ मिनिमम एनर्जी। बॉन्ड किस लिए बनते हैं भैया, स्टेबल करने के लिए। स्टेबल कब होती है कि जब एनर्जी एकदम कम हो, तो एटम्स की एनर्जी को कम करने के लिए बॉन्ड्स बनते हैं, स्टेबल करने के लिए बॉन्ड्स बनते हैं। द टाइप ऑफ बॉन्ड डिपेंड्स ऑन वेदर इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड और ट्रांसफर। तो इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड्स होते हैं वो किस तरीके के बॉन्ड बनते हैं, वो डिपेंड करता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स दोनों एटम्स के बीच में इलेक्ट्रॉन्स या तो शेयर किए गए हैं तो उसमें अलग बॉन्ड बनेगा, या डोनेट या ट्रांसफर किए गए हैं तो कुछ अलग बॉन्ड बनेगा। तो जो टाइप ऑफ बॉन्ड होता है वो डिफाइन होता है कैसे, कि क्या उन दोनों एटम्स के बीच में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो शेयर किए गए हैं या ट्रांसफर किए गए हैं। ठीक है, तो आई थिंक तुमको ये वाली बात समझ में आ गई होगी। जैसे एटम 1 और एटम 2 के बीच में जो भी अट्रैक्शन फोर्सेस होती है उसको हम सिंपली केमिकल बॉन्ड बोलते हैं, उसको हम सिंपली क्या बोलते हैं, केमिकल बॉन्ड। ठीक, बॉन्डिंग बाय शेयरिंग कोवेलेंट बॉन्ड। तो जब जो आपका बॉन्ड बनता है वो अगर इलेक्ट्रॉन्स के शेयर करने से बनता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड। उसको हम कौन सा बॉन्ड बोलते हैं, कोवेलेंट। जैसे मैंने बताया था ना कि बॉन्ड के टाइप्स होते हैं, तो टाइप्स ऑफ बॉन्ड को डिफाइन करने के लिए हमें देखना पड़ता है कि जो उसके आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन्स है क्या वो शेयर किए गए हैं, क्या वो ट्रांसफर किए गए। तो जब शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स, जब इलेक्ट्रॉन शेयर किए जाते हैं तो उस केस में दोनों एटम्स के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। कौन सा बॉन्ड बनता है, कोवेलेंट बॉन्ड। कि व्हेन टू एटम्स शेयर इलेक्ट्रॉन अ कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड। दिस इज यूजुअली हैपेंस व्हेन बिटवीन नॉन मेटल एटम्स। तो जो नॉन मेटल एटम्स होते हैं, जो सिंपली नॉन मेटल एटम्स होते हैं, उनके बीच में ये पाया जाता है कि वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करना ज्यादा पसंद करते हैं। तो वो जब अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं तो दूसरे इलेक्ट्रॉन्स के साथ शेयर होते हैं, और जब दूसरे इलेक्ट्रॉन्स के साथ शेयर होते हैं तो उनके बीच में जो बॉन्ड बनता है वो क्या बनता है, केमिकल कोवेलेंट बॉन्ड। तो उसका गोल क्या होता है कि ईच एटम गेट्स टू काउंट द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन एज इट ओन टू कंप्लीट इट शेल। तो सिंपली क्या मतलब होता है, इनका गोल क्या होता है कि भैया भले ही आप शेयर कर रहे हो, भले ही आप ट्रांसफर कर रहे हो, बात यह है कि इलेक्ट्रॉन्स मेरे जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे होने चाहिए। मतलब आपका ऑक्टेट रूल, इसको आप बोलते थे ना ऑक्टेट रूल, ये ऑक्टेट रूल आपका पूरा होना चाहिए, आपका ऑक्टेट रूल पूरा होना चाहिए। ठीक है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की बात करते हैं। फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जो H2 है, H2 में इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन, पहले अगर आप हाइड्रोजन का देखें तो इसके पास, हाइड्रोजन के पास जो एटॉमिक नंबर होता है ये 1 होता है, मतलब इसके पास जो इलेक्ट्रॉन्स का नंबर होगा। अगर अब ये चीजें तुमको नहीं समझ में आ रही है कि इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन क्या होता है, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इस चीज के लिए तुमको पहले वाला चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, जर्नी इनसाइड एटम को। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन पूरी पूरी, या ऑक्टेट रूल, या जो क्या बोलते हैं आउटर मोस्ट शेल की बात कर रहा हूं मैं, इस चीज को समझने के लिए तुम्हें पुराना वाला चैप्टर पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, अब इसके पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है और वो के शेल में होता है। आपको पता होगा KLMNOP ऐसे शेल होते हैं, तो के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, बट हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है जो कि के शेल में रखा जाता है। ठीक, अब के शेल को कंप्लीट करने के लिए के शेल के पास जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होल्ड कर सकता है वो 2 हो सकते हैं, लेकिन हाइड्रोजन के पास तो एक ही है, तो हाइड्रोजन को एक इलेक्ट्रॉन की और जरूरत पड़ती है। तो वो क्या करता है, सिंपली, जैसे हाइड्रोजन की बात करते हैं, हाइड्रोजन का अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना चाहूं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में के शेल में इसके पास एक इलेक्ट्रॉन रहता है, तो के शेल में वैसे 2 इलेक्ट्रॉन्स होल्ड कर सकता है, के शेल आपका 2 इलेक्ट्रॉन्स होल्ड कर सकता है, बट है कितना, एक। तो इसको एक की और जरूरत है, तो वो क्या करता है, अपने जैसे एक और हाइड्रोजन एटम को उठा के लाता है जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन होता है। अब ये दोनों आपस में जुगलबंदी कर लेते हैं, दोनों आपस में बात कर लेते हैं क्या, कि भैया एक हाइड्रोजन बोलता है कि तुम्हारे पास एक एटम है, तुम्हारे पास एक एलिमेंट है, सॉरी एक इलेक्ट्रॉन है, ऐसे ही मेरे पास भी एक इलेक्ट्रॉन है। एक काम करते हैं, दोनों अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लेते हैं, मतलब जब मुझे जरूरत पड़ेगी तुम अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देना, और तब तुम्हें जरूरत पड़ेगी तो मैं अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दूंगा। उससे क्या होगा कि मेरे पास भी कहने को 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और इसके पास भी कहने को 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, और जब 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे तो आपका जो के शेल है वो कंप्लीट हो जाएगी, और जब के शेल कंप्लीट हो जाएगी, और के ही शेल इसकी आउटर मोस्ट शेल है, के ही शेल उसकी आउटर मोस्ट शेल है, तो आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट हो जाएगी, और आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट हो जाएगी तो कहीं ना कहीं हम दोनों स्टेबल हो जाएंगे, तो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन ने एक एग्रीमेंट किया और दोनों आपस में मिल गए, और ये बन गया क्या, आपका 2 हाइड्रोजन के एटम से बना हुआ मॉलिक्यूल जिसको आप H2 बोलते हो।
बात समझ में आई, जिसको आप H2 बोलते हो। आई होप ये बात तुमको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो टू हाइड्रोजन एटम शेयर देयर सिंगल इलेक्ट्रॉन्स, दोनों हाइड्रोजन एटम अपने सिंगल इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर लेते हैं, शेयर कर लेते हैं। जैसे कि देखो, एक इस वाले हाइड्रोजन का यहाँ पर एक हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन होगा, इस हाइड्रोजन एटम का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ होगा, दोनों जब आपस में शेयर कर लेंगे तो दोनों आपस में जुगलबंदी कर ले रहे हैं और ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, H2 मॉलिक्यूल। अब ये क्या है, ये भैया स्टेबल है। स्टेबल क्यों है, क्योंकि भैया इसके आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट है। यहां पर जो एटम्स है उनके आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट है। तो मतलब एटम्स क्यों कंबाइन करते हैं, क्योंकि अपने आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन्स को वो शेयर कर सके, अपने आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स को वो कंप्लीट कर सके। ठीक है, तो आई थिंक तुमको ये वाली बात समझ में आ गई होगी। अब क्लोरीन मॉलिक्यूल की बात करते हैं, Cl2 मॉलिक्यूल की, Cl2 मॉलिक्यूल की बात करते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की बात करें तो Cl2 मॉलिक्यूल में एक जो Cl2 Cl एटम होता है, जो क्लोरीन एटम होता है, उसके अंदर 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो अब क्या करते हैं, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखते हैं। क्या करते हैं, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखते हैं। क्या हम Cl की बात कर रहे हैं, इसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, अगर मैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की बात करूं, अगर मैं इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की बात करूं तो पहले के शेल में इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, फिर एल शेल में बचे हुए 5 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। अब के शेल में 2 होने चाहिए, ठीक है 2 है। इसकी आउटर मोस्ट शेल क्या है, एल शेल है भैया, आउटर मोस्ट शेल क्या है, एल शेल है। अब एल शेल में वैसे तो 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, लेकिन है कितने, 5। तो कितने की जरूरत है भैया, 3 की जरूरत है, 3 की जरूरत है कि नहीं भैया, 3 की जरूरत है 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करने। वो क्या करता है, एक क्लोरीन एटम को और उठाता है, एक क्लोरीन एटम को और उठाता है, एक क्लोरीन एटम उठाता है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखो तो के में 2, के एल में आपके 5, इसके पास भी क्या 3 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन्स की कमी। अब इसके 3 इलेक्ट्रॉन्स को और इसके 3 इलेक्ट्रॉन्स को कैसे पूरा करेंगे, ये क्या करेंगे भैया, आपस में जुगलबंदी कर लेंगे। कैसे, आपस में कैसे जुगलबंदी करेंगे, ऐसे कि जैसे आपका 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है वो शेयर हो जाता है इनके बीच में, 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाता है, शेयर हो जाता है। ठीक है जी, आई होप तुमको ये बात समझ में आ गई होगी। डबल बॉन्ड की बात करते हैं, डबल बॉन्ड्स में जैसे ऑक्सीजन की बात करते हैं, ऑक्सीजन एटम की बात करते हैं, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 8 होता है। ऑक्सीजन के अंदर अगर मैं ऑक्सीजन की बात करता हूं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसके अंदर, 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन्स है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखो तो के में 2 आ जाएंगे और एल में 2, एल में 6 आ जाएंगे। तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है, इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है है क्या, 2 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट। ऐसे ही मैं दूसरे दूसरे ऑक्सीजन को लाता हूं, दूसरे एक और ऑक्सीजन को, जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखूं तो के में 2, एल में 6, इसको भी 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, इसको भी 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। तो अगर मैं बाहर बाहर वाले ऑक्सीजन एटम्स को, बाहर बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स को जोड़ता हूं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे होता है। सॉरी, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, हाँ, एक ऑक्सीजन लेता हूं और दूसरा एक ऑक्सीजन लेता हूं, बाहर बाहर वाले शेल्स को दिखाता हूं। इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स है, 1 2 3 3 4 5 और 6। ऐसे ही इसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 1 2 3 4 5 6 ऐसे होंगे। अब क्या करना है भैया, इसको भी 8 इलेक्ट्रॉन्स कवर करने हैं और इसको भी अपने 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो वो क्या करेगा, मैं एक काम करता हूं, इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को इसके साथ शेयर कर देता हूं, तब तो इसके जो आउटर मोस्ट शेल में है 1 2 3 4 5 6 7 8 हो जाएंगे, हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। ऐसे ही इसके लिए मैं एक काम करता हूं, ये वाले इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेता हूं, तब इसके आउटर मोस्ट शेल की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 और 2 ये 7 8, 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो गए, हो गए। तो यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हुई, 2 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हुई। तो जब यहां पर 2 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हुई तो इनके बीच में क्या, डबल बॉन्ड बना, इनके बीच में जो बॉन्ड बना वो डबल बॉन्ड है, इनके बीच में जो बॉन्ड बना वो डबल बॉन्ड बना।
हाइड्रोजन हाइड्रोजन की बात कर रहे थे, जब हाइड्रोजन हाइड्रोजन की अगर हम बात कर रहे थे तो यहां पर हाइड्रोजन था और एक हाइड्रोजन था, इसका एक इलेक्ट्रॉन था और इसका एक इलेक्ट्रॉन था। अब इस हाइड्रोजन को दो इलेक्ट्रॉन चाहिए अपने आउटर मोस्ट शेल में, तो ये क्या करेगा, इसके साथ पेयर कर लेगा ऐसे। इस हाइड्रोजन को अपने इलेक्ट्रॉन्स दो चाहिए तो क्या करेगा, इसके साथ शेयर कर लेगा। तो यहां पर एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है, तो यहां पर आपका एक इलेक्ट्रॉन ही सिर्फ शेयर हुआ, जिसको आप बोलोगे क्या, सिंगल बॉन्ड। तो जो मैं बता रहा था ना कि भाई डबल बॉन्ड क्यों बन रहा है, सिंगल बॉन्ड क्यों बन रहा है, वो किस लिए बन रहा है, वो इस वजह से बन रहा है कि यहां अगर एक इलेक्ट्रॉन्स की एक पेयर की शेयरिंग हुई तो सिंगल बॉन्ड बना, यहां दो पेयर्स की शेयरिंग हुई तो डबल बॉन्ड बना। ऐसे ही अगर तीन इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती, तीन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है, तो अगर एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की शेयर हो रही है तो वो सिंगल बॉन्ड बनाएगा, इसको लिख लो, ये सिंगल बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। दो पेयर की शेयरिंग होगी तो वो डबल बॉन्ड बनाएगा, डबल बॉन्ड बनाएगा, और तीन पेयर की शेयरिंग होगी तब वो ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा। बात समझ में आ गई क्या? अगर तुमको ये वाली बात समझ में आ गई है तो हम आगे बढ़ सकते हैं, अगर तुमको ये बात समझ में आ गई हो तो हम आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। डबल बॉन्ड्स की बात समझ में आ गई। अब मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड, हाइड्रोजन क्लोराइड की बात करते हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड का फॉर्मेशन देखते हैं। तो ये कुछ ऐसा सा फॉर्मेशन होता है। अब कैसा फॉर्मेशन होता है तो हम समझते हैं। यहां पर हम HCl की बात कर रहे हैं, हाइड्रोजन और क्लोरीन एटम, दो एटम्स की बात कर रहे हैं, सॉरी, हाइड्रोजन और क्लोरीन एटम, दो ऑक्सीजन, दो एटम्स की बात कर रहे हैं। अब भैया हाइड्रोजन का हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। हाइड्रोजन के पास के इलेक्ट्रॉन्स में एक इलेक्ट्रॉन होगा, चाहिए कितने, दो, मतलब इसको रिक्वायरमेंट है कितने की, इसको रिक्वायरमेंट है कितने की, एक इलेक्ट्रॉन की, ठीक। क्लोरीन की बात करते हैं, क्लोरीन के एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो के इसके जो आउटर मोस्ट शेल में है, इसके जो आउटर मोस्ट शेल होगा उसमें 7 इलेक्ट्रॉन्स है, 7 इलेक्ट्रॉन्स है। तो इसकी रिक्वायरमेंट कितनी है, इसकी रिक्वायरमेंट कितनी होगी, इसकी रिक्वायरमेंट होगी एक इलेक्ट्रॉन की, इसकी रिक्वायरमेंट कितनी होगी, एक इलेक्ट्रॉन की। तो क्या होगा भैया, हाइड्रोजन को भी एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है और इसको भी एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। तो ये क्या करेंगे, हाइड्रोजन का आउटर मोस्ट शेल रखो ऐसे, क्लोरीन का आउटर मोस्ट शेल रखो, 1 2 3 4 5 6 और 7। अब भैया क्लोरीन को भी 8 पूरे कर रहे हैं, जब भी 8 पूरे कर रहे होंगे तो ये हाइड्रोजन के एक एटम को उठा लेगा, एक इलेक्ट्रॉन को उठा लेगा। ऐसे ही हाइड्रोजन को अपने दो चाहिए तो हाइड्रोजन क्लोरीन के एक को उठा लेगा। तो क्या तुमको समझ में आया कि भैया एक बॉन्ड की शेयरिंग हो रही है, एक इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग हो रही है, और जब एक इलेक्ट्रॉन की पेयर की शेयरिंग हो रही होगी तो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड बन रहा है। तो HCl मॉलिक्यूल में आपका सिंगल बॉन्ड बीच में बन रहा होगा। क्या बात तुमको समझ में आ गई? तो ऐसा कुछ देखने को मिलेगा, यहां पर एक एटम इसका होगा और यहां पर एक एटम इसका होगा, दोनों आपस में शेयर कर रहा होगा, ठीक। फॉर्मेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, इस ये तुम्हारा होमवर्क है, ये तुम्हारा होमवर्क है कि सब लोग फॉर्मेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल बनाओ, वाटर मॉलिक्यूल शेयर करके बनाओ और उसके बाद उसको टेलीग्राम पर या नीचे वो कमेंट बॉक्स में शेयर करो, ठीक है। नीचे बॉन्ड में मुझे दिखाओ कि कैसे बनाया तुमने, ये तुम्हारा होमवर्क है, ठीक है। तो जैसे ऑक्सीजन एटम क्या होगा कि ऑक्सीजन एटम्स दो बॉन्ड से आपका मिलकर बनेगा, हाइड्रोजन के एक एक बॉन्ड से मिलकर बनेगा, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब कोवेलेंट कंपाउंड की कुछ नेमिंग होती है, कोवेलेंट कंपाउंड्स की नेमिंग होती है। केस ने से शेयर किया है कि कोवेलेंट कंपाउंड्स आर नेम्ड बाय इंडिकेटिंग द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट्स, ईच एलिमेंट्स के जो कितने नंबर ऑफ एटम्स, एक एक एलिमेंट, हर एलिमेंट के कितने नंबर ऑफ एटम्स जुड़ रहे हैं, उससे आपका कोवेलेंट कंपाउंड बनते हैं। कोवेलेंट कंपाउंड सिंपली जिनके अंदर कोवेलेंट बॉन्ड्स होता है। जैसे अगर अगर एक एलिमेंट रहेगा तो मोनो है, दो एलिमेंट रहेगा तो डाई है, तीन रहेगा तो ट्राई रहेगा। जैसे CO2 की बात कर रहे हैं तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है, एक तरीके का कोवेलेंट कंपाउंड है क्योंकि इनके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड है। तो कार्बन डाइऑक्साइड बिकॉज इट हैज 2 ऑक्सीजन एटम। तो कार्बन डाइऑक्साइड को क्यों बोला, कार्बन, अगर मैं इसको CO2 को लिखना चाहूं तो कार्बन डाइऑक्साइड,
तो ये डाई कहां से आया, ये जो बीच में डाई है ये कहां से आया, ये किस लिए आया, क्योंकि डाई के लिए हम दो यूज करते हैं, दो के लिए हम डाई यूज करते हैं। यहां पर दो एटम्स की शेयरिंग हुई है, दो एटम्स की शेयरिंग हुई है, ठीक है, बिकॉज इट हैज टू ऑक्सीजन एटम्स जो कि हम लोग इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर रहे हैं। तो जितने नंबर ऑफ एटम्स हैं जो कि इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर रहे हैं उसमें हम उतने रखेंगे, ठीक है। क्या तुमको ये बात समझ में आई? ब्रिजिंग साइंस एंड सोसाइटी न्यूक्लियर एनर्जी, ये तुम्हारा एक एनसीईआरटी का पार्ट है, इसको तुम अपने हिसाब से देख लेना, ठीक है, अपने हिसाब से देख लेना। मीट द साइंटिस्ट राजा रामन्ना, ये भी तुम थोड़ा सा देख लेना, इनके बारे में भी पढ़ लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नई वाली एनसीईआरटी में ये कुछ ढकोसले हैं, कुछ नौटंकी है, थोड़ा सा देख लेना। कंक्लूजन एंड समरी की बात करते हैं तो एटम्स आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ एवरीथिंग, एटम्स हमेशा किसी ना किसी एक के बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं, ठीक है। दे कंबाइन अकॉर्डिंग टू फिक्स्ड लॉस, कंजर्वेशन ऑफ मास एंड कांस्टेंट प्रोपोर्शन, जो कॉम्बिनेशन होता है उन दोनों के बीच में वो किसी ना किसी एक फिक्स्ड लॉ पर डिपेंड करता है, ठीक है। फिर हमने डाल्टन थ्योरी पढ़ी, डाल्टन थ्योरी में बहुत सारी चीजें पढ़ी, फिर कोवेलेंट बॉन्डिंग पढ़ा जैसे H2O CO2, अंडरस्टैंडिंग एटम्स एंड अलाउज अस टू हार्नेस एनर्जी एंड क्रिएट न्यू मटेरियल। बाकी की चीजें, बाकी की बहुत सारी चीजें अब प्रैक्टिस करने के लिए है, ठीक है, उसको हम लोग नेक्स्ट पार्ट में पढ़ने वाले हैं बहुत ही जल्दी। मैं इसके लिए एक डिस्क्राइब्ड, इसके लिए डेडिकेटेड MCQ सेशन लेकर आऊंगा, प्रैक्टिस सेशन लेकर आऊंगा, जहां पर मैं बहुत सारे एटम्स को मिलना सिखाऊंगा कि किस हिसाब से बनते हैं, किस तरीके से बनते हैं, नई नई ट्रिक्स बताऊंगा, जैसे क्रिस क्रॉस मेथड एक होता है, ठीक है। वैलेंसी भी समझाऊंगा, वैलेंसी किस तरीके से होते हैं, ऑक्टेट रूल कैसे होता है, ऑक्टेट रूल कैसे कंप्लीट किया जाता है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताऊंगा, ठीक है। एटम्स कैसे कंबाइंड होते हैं उनके तरीके बताऊंगा। तो ये सारी चीजें हम लोग नेक्स्ट पार्ट में पढ़ने वाले हैं। मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखो, मस्त रहो, पर जबरदस्त रहो। ये नोट्स तुमको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, जाकर चेकआउट कर लो, ऐप पे भी मिल जाएंगे, ऐप पे भी जाके चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। मिलते हैं तब तक के लिए, अपना ध्यान रखो।